देखो सेगमेंटेशन का मेन वो क्या है यूज कि हम जैसे टेस्ला है, ऑटो ड्राइविंग कार है, उसके आगे एक कैमरा होता है जो आगे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मतलब पिक्चर पिक्चर खींचता है उसकी, ठीक है, वीडियो में। फिर उसमें वो ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करता है वीडियो में कि ये आदमी है, ये ट्रैफिक लाइट है, ये रोड है, मुझे सामने इस रोड पे जाना है, घास में नहीं गिर जाना, गड्ढे में नहीं गिर जाना। तो ये सब वो इमेज को आइडेंटिफाई करेगा ऑब्जेक्ट्स कि इमेज में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं। तो उसके लिए सेगमेंटेशन यूज होता है। ठीक है, तो इमेज को जब हम सेगमेंटेशन करते हैं तो उससे वो रीजन्स को आइडेंटिफाई कर लेता है। फिर जो उसने रीजन्स को अलग अलग आइडेंटिफाई कर दिया, फिर वो रीजन एक्चुअल में है क्या, उसमें मशीन लर्निंग लगेगी और फिर उससे हमें एट्रीब्यूट्स वगैरह मिल जाएंगे कि मतलब क्या ऑब्जेक्ट है, वो आइडेंटिफाई कर लेगी मशीन लर्निंग। सेगमेंटेशन का काम सिर्फ यहाँ तक है कि वो इमेज के रीजन्स अलग अलग करके अलग रीजन्स को डिफाइन करके दे देता है। बताता हूँ आगे एग्जांपल से। ठीक है, is a technique to extract attributes of the image. ठीक है, attempts to partition the pixels of an image into groups that strongly correlate with the objects in an image. मतलब जो आज सेम सेम दिखने जैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको एक ग्रुप में डाल देती है सेगमेंटेशन। ठीक है, मोस्टली यूज्ड इन एनी ऑटोमेटेड कंप्यूटर विजन एप्लीकेशन। ठीक, सेगमेंटेशन का काम समझ गए। अब देखो ये एग्जांपल है, ये इमेज आई मेरे पास, अब मुझे इसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं। मैंने सेगमेंटेशन कराई, सेगमेंटेशन मेरे को क्या रिटर्न करके देगी ये, ठीक है, कि शेर के पिक्सल्स जो थे वो एक रीजन में डाल दिए, नीचे घास के पिक्सल्स अलग, पीछे नदी के पिक्सल्स अलग और नीचे ये मिट्टी के पिक्सल्स अलग, तो 4 रीजन आइडेंटिफाई हो गए अलग अलग। ठीक है, ये सेगमेंटेशन का काम है। आगे ये एक इमेज मिली मेरे को। अब ये हो सकता है कि ये जो इमेज है, ये इमेज किसी नर्व की है, मान लो नर्व जैसी कुछ इमेज है ना, बॉडी के अंदर कोई बॉडी पार्ट की इमेज, बट ये साफ नहीं आ पाई। ठीक है, तो इसको सेगमेंटेशन करके रीजन्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फिर उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या ऑब्जेक्ट है क्या नहीं है। ऐसे ऐसे देखने में समझ नहीं आ रहा था, है ना, ऐसे रीजन्स पता नहीं लग रहे थे, बस सेगमेंटेशन है रीजन्स बता दिए। ये है एक एग्जांपल। ठीक है, सेगमेंटेशन क्या रिटर्न करके देगा ये। दे तो वैसे टाइगर जैसे भी सकता था। ठीक है, हाँ वही है, मतलब एग्जांपल्स हैं बस अलग अलग। ठीक है, तो द पर्पस ऑफ इमेज सेगमेंटेशन इज टू पार्टीशन एन इमेज इन मीनिंगफुल रीजंस विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर एप्लीकेशन। पढ़ लेना ये, ठीक है। अब इसके बाद दो तरीके होते हैं सेगमेंटेशन के। ठीक है, दो अप्रोचेज होती हैं, एक होती है डिसकंटिन्यूटी अप्रोच, एक होती है सिमिलैरिटी अप्रोच। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी अप्रोच में क्या होता है, हम चेंजेस देखते हैं कि क्या चेंज हुआ। ठीक है, और सिमिलैरिटी में हम देखते हैं कि क्या चीज सेम है। कहने के मतलब सेम ही है, जैसे जैसे ये मेरी इमेज है, दोनों एक ही चीजें हैं, बस करने का तरीका अलग है। क्या कि जैसे ये 4 पिक्सल है, मान लो 4-5 पिक्सल है ये, ठीक है। अब ये वाला पिक्सल इसके इक्वल है, मतलब सेम है, हम सिमिलैरिटी देख रहे हैं तो इसको एक रीजन में रखो, फिर ये वाला भी इसके इक्वल है, इसको भी रीजन में जोड़ लो, ये हुआ सिमिलैरिटी। ठीक है, ये डिसकंटिन्यूटी वाली अप्रोच क्या होगी कि ये मेरा एक रीजन है और मैंने देखा, मतलब मैंने ये रीजन जोड़ लिया था, मैंने देखा ये वाला जो पिक्सल है, ये वाला जो पिक्सल है ये अलग है, सिमिलर नहीं है, तो मैं ये बोल दूंगा कि ये वाला जो पिक्सल होगा ये अलग रीजन का पार्ट होगा, ये वाला अलग रीजन का पार्ट है सेम ही चीज, बस ये है कि करने का तरीका अलग अलग हो गया। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूटी में क्या हम क्या देखते हैं कि क्या अलग है, डिसकंटिन्यूटी मतलब क्या चीज चेंज हुई, और सिमिलैरिटी में हम देखते हैं क्या चीज सेम है, और फिर इस तरह से हम रीजन्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, क्या है क्या है। ठीक है, तो ये जो सिमिलैरिटी है ये भी दो तरीके की होती है। पहले हमने देखा सेगमेंटेशन दो तरीके की, डिसकंटिन्यूटी और सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी भी दो तरीके की, पिक्सल बेस्ड और रीजन बेस्ड। पिक्सल बेस्ड में हम पढ़ेंगे थ्रेशोल्डिंग और रीजन बेस्ड हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो देखो ये देख लो पहले कि जो मेरे पास एक इमेज है वी, ठीक है, एक इमेज है वी, उस वी को मैंने मल्टीपल रीजन्स में डिवाइड किया, आर आई 1 से लेके एन तक। ठीक है, तो जब मैं उन रीजन्स का सबका यूनियन लूंगा तो वो मेरे को वापस से वी दे देगा। ठीक है, और एक रीजन और दूसरे रीजन का इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा, मतलब एक रीजन में जो पिक्सल है वो दूसरे रीजन का पार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो ये मैंने बता दिया कि सेगमेंटेशन के दो पार्ट, सिमिलैरिटी डिसकंटिन्यूटी। सिमिलैरिटी में दो पार्ट, पिक्सल बेस्ड और रीजन बेस्ड, और पिक्सल बेस्ड में थ्रेशोल्डिंग मैंने बताया अभी। ठीक है, बाकी मैं बताऊंगा आगे। तो ये समझ गए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें क्या है, ये तो अजम्पशन है कि सेगमेंटेशन क्या अज्यूम करके चलता है। जैसे मॉर्फोलॉजी जब हम पढ़ रहे थे तो मॉर्फोलॉजी का क्या अजम्पशन होता है
कि जो मेरी इमेज है वो बाई वैल्यूड इमेज है, बाइनरी इमेज है, वो ये अज्यूम करके चलता है। और उसमें भी वो ये अज्यूम करता है कि जो मेरा वन वाला एरिया है वो मेरा इमेज है, बाकी बैकग्राउंड है ना, वो ये अज्यूम करता है। तो सेगमेंटेशन क्या अज्यूम करती है? द इंटेंसिटी वैल्यूज आर डिफरेंट इन डिफरेंट रीजन, पहला अजम्पशन। हाँ, दूसरा अजम्पशन, विद इन ईच रीजन ऑफ द करेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट द इंटेंसिटी वैल्यूज आर सिमिलर। एक ही चीज है, बस बोलने का तरीका अलग अलग है। तो इसको करने का पहला तरीका क्या था? पिक्सल बेस्ड, है ना। पिक्सल बेस्ड का पहला पार्ट, मतलब पिक्सल बेस्ड का एग्जांपल थ्रेश होल्डिंग। तो यहाँ पे हम थ्रेश होल्डिंग करने वाले हैं। थ्रेश होल्डिंग का क्या मतलब है कि ग्रे लेवल थ्रेश होल्डिंग इज द सिंपलेस्ट सेगमेंटेशन प्रोसेस। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू ले लेते हैं, आगे जाता हूँ पहले। एक थ्रेशोल्ड वैल्यू ले लेते हैं, देखो ये है, थ्रेशोल्डिंग इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन इनपुट इमेज एफ टू एन आउटपुट इमेज, आउटपुट बाइनरी इमेज। ठीक है, करते कैसे हैं? एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है टी। अगर मेरी करंट पिक्सल की वैल्यू, करंट पिक्सल की ग्रे वैल्यू थ्रेशोल्ड से बड़ी है तो आउटपुट इमेज में उसे 1 रख दो, और अगर उससे कम है तो उसको 0 रख दो। थ्रेशोल्ड जो दिया जाएगा कुछ। हाँ, थ्रेशोल्ड वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी। फॉर एग्जांपल, मेरी एक इमेज है 255, 127, 0 टू 41, इस तरह से कुछ गिवन होगा, टू 120, और थ्रेशोल्ड वैल्यू दे दी जाएगी कि थ्रेशोल्ड वैल्यू भैया 240 है। अब 240 से ज्यादा 255 और 241 इनको आउटपुट इमेज में 1 कर दो और बाकी सबको 0 कर दो। इस तरह से ये थ्रेशोल्डिंग होती है। ठीक है, मुझे इनपुट इमेज और थ्रेशोल्ड वैल्यू गिवन होगी और मेरे को थ्रेशोल्डिंग करनी होगी। ये एकदम सिंपलेस्ट अप्रोच है। ठीक है, अब इस थ्रेशोल्डिंग का ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं कि x एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, पी एक्स वाई क्या होता है बताऊंगा, और एफ एक्स वाई तो वो होती है इंटेंसिटी वैल्यू करंट पिक्सल की, मतलब करंट एक्स और वाई की पिक्सल वो ग्रे वैल्यू, वो तो एफ एक्स वाई हो गई। ये पी एक्स वाई क्या है? पी एक्स वाई डिनोट्स सम लोकल प्रॉपर्टी ऑफ द पॉइंट एवरेज ग्रे लेवल ऑफ अ पिक्सल सेंटर्ड एट एक्स वाई। मतलब ये कि पी एक्स वाई का मतलब है कि जो मेरा करंट पिक्सल है उसके आसपास पिक्सल्स की वैल्यू क्या है, उस पर डिपेंड करेगी पी एक्स वाई की वैल्यू। समझ गए? जैसे जब हम मीन फिल्टर निकालते थे तो मीन फिल्टर में हम क्या करते थे कि इमेज पे फिल्टर रखते थे और फिर सबको मल्टीप्लाई करते थे, है ना, और फिर सम करते थे और डिवाइड कर देते थे, और फिर जो भी आंसर आता था उसको सेंटर पे रख देते थे। तो सेंटर पे क्या वैल्यू होने वाली है वो डिपेंड करती थी कि उसकी नेबरिंग वैल्यूज क्या हैं। याद आया? मीन फिल्टर याद आया? तो आ, इसी को पी एक्स वाई बोलते हैं कि जो करंट पिक्सल की वैल्यू है वो हो सकता है कि नेबरहुड पे डिपेंड करे। ठीक है, तो वो लोकल प्रॉपर्टी हो गई। आगे बढ़े? प्रिया, समझ में आ गया? ये बता दो एक बार। एक्स वाई और पी एक्स वाई और एफ एक्स वाई। ठीक है, अब ये समझ में आ गया, चलो ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन समझ में आ गया। इसके बाद ये देखो, 3 तरीके के थ्रेशोल्डिंग है। पहली ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग, दूसरी लोकल थ्रेशोल्डिंग और तीसरी डायनेमिक थ्रेशोल्डिंग। ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग क्या है? इट इफ t is only a function of fxy then the threshold is called global threshold। मतलब ये कि जो मेरी इमेज है उसमें पिक्सल की करंट वैल्यू पे ही आउटपुट डिपेंड करेगा। मतलब कि एक ही, देखो सबसे पहले देखो ग्लोबल क्यों है। ग्लोबल इसलिए क्योंकि सिर्फ एक टी रहेगी पूरी इमेज के लिए, पूरी इमेज के लिए सिर्फ एक टी रहेगी। अब आप किसी भी पिक्सल पे लगाओ टी की वैल्यू वही रहेगी, बस आंसर उस करंट पिक्सल की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरी ये 255 जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था, 255, 241 और यहाँ 127 और यहाँ 121, और मेरी टी दी हुई है 240। ठीक है, तो इस केस में मेरी थ्रेशोल्ड होगी 240 और ये 240 सारे पिक्सल्स के लिए सेम रहेगा, तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं ग्लोबल। ठीक है, और ये क्यों कह रहे हैं हम कि इट इज ओनली अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई? क्योंकि जो मेरी आउटपुट इमेज रहेगी वो, अब वो आउटपुट इमेज में इस पॉइंट पे 1 रहेगा या 0, वो किस पे डिपेंड करेगा? एफ एक्स वाई पे तो करेगा। मतलब यहाँ पे 255 है या 127, उसी पे तो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे 1 होगा कि 0। तो जो आउटपुट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ एफ एक्स वाई पे। और ग्लोबल थ्रेशोल्ड इसीलिए क्योंकि पूरी टी की वैल्यू पूरे में ग्लोबली एक ही रहने वाली है। ग्लोबल, ये समझ में आ गया ग्लोबल थ्रेशोल्ड का मीनिंग? हाँ, समझ में आ गया। इसके बाद देखो लोकल थ्रेशोल्डिंग। लोकल थ्रेशोल्डिंग में क्या है? एफ एक्स वाई पे तो कर ही रही है कि करंट वैल्यू क्या है, उसके साथ साथ पी एक्स वाई पे भी कर रही है। मतलब ये
कि जैसे वही जो मैंने अभी बताया था मेन फिल्टर, जैसे यहाँ पे 255 है, यहाँ पे 241, यहाँ पे 127, यहाँ पे कुछ भी है, मान लो 121, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, और मैं यहाँ पे वो लगा रहा हूँ मास्क। ठीक है, तो जब मैं मास्क लगाऊंगा और इसको मेरे को रिप्लेस करना है, तो इसको जब मैं रिप्लेस करूंगा तब रिप्लेस करने से रिप्लेस करने से पहले मैं सबका मीन निकालूंगा, फिर मीन निकालने के बाद मैं उसको डिवाइड करूंगा और फिर यहाँ पे प्लेस करूंगा। तो जब मैं मीन निकालूंगा तो वो किस पे डिपेंड करेगा, इन पे भी तो डिपेंड करेगा कि नेबरहुड की वैल्यू क्या है ना, नेबरहुड की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, तब मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा। तो वो एफ एक्स वाई पे तो कर ही रहा है, पी एक्स वाई पे भी डिपेंड कर रहा है, तो वो लोकल थ्रेशोल्डिंग हो गया। सॉल्व कैसे होगा, सॉल्व मतलब ये आएगा नहीं क्वेश्चन इसका, बट अगर आ गया तो ऐसे होगा कि पहले फिल्टर लगा दो, फिल्टर लगाने के बाद जो इमेज आई उस पर थ्रेशोल्डिंग लगा दो। ठीक है, पहले फिल्टर लगेगा, एक मीन फिल्टर दिया जाए, मीन फिल्टर पता है ना, मीन फिल्टर क्या होता है, देखो ये होता है 1/9 इंटू 1 1 1 1 1 1 1 1 ये होता है। सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड बाई 9 कर देते हैं, और फिर जो आंसर आता है उसको रिप्लेस कर देते हैं। याद है ना? तो ये मीन फिल्टर होता है। तो पहले मीन फिल्टर लगा दो पूरी इमेज पे, फिर जो भी फाइनल इमेज आई उसमें थ्रेशोल्डिंग के हिसाब से 1 या 0 कर दो। ऐसे होगा लोकल थ्रेशोल्डिंग। ठीक है, फिर इसके बाद है डायनेमिक थ्रेशोल्डिंग। अब देखो ये डायनेमिक थ्रेशोल्डिंग क्या होती है, ये कोऑर्डिनेट्स पे भी डिपेंड करती है। मतलब ये कि अगर आपके कोऑर्डिनेट्स चेंज हुए, मतलब ये कि जैसे 255 है तो इसके लिए थ्रेशोल्ड वैल्यू अलग, 127 इसके लिए थ्रेशोल्ड वैल्यू अलग, इस तरह से। इसका रीजन क्या है आगे बताऊंगा। तीन तरीके के समझ लिए, ठीक है, ग्लोबल, लोकल और डायनेमिक। अब देखो ये तो बता दिया था, ये एग्जांपल दिया है कि ये मेरे पास इमेज है, मैंने थ्रेशोल्डिंग लगाई, मेरे को इस तरह की इमेज मिलेंगी। ठीक है, आगे बढ़ा, देखो ये एग्जांपल देखो ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग का है। मान लो ये जो मेरी डिस्क है ये 255 है, क्योंकि व्हाइट है ना, तो व्हाइट 255 होता है, और ये ग्रे है, मतलब ब्लैक और व्हाइट का मिडल, तो 127। अब इस पे मैं थ्रेशोल्डिंग लगाऊंगा, तो थ्रेशोल्डिंग वैल्यू मैं कुछ भी ले सकता हूँ। मान लो मैंने इन दोनों का एवरेज ले लिया, 255 और 127 का एवरेज ले लिया, बीच की वैल्यू कुछ मान लो 200 ले ली। ठीक है, अब मैं 200 लेके लगाऊंगा, तो ये जो मेरी है ये तो वाइट ही हो जाएगी, 1111 हर जगह, और ये जो है ये 0000 हो जाएगी, ब्लैक, एकदम प्योर ब्लैक, है ना। तो इस मेरे को रिजल्ट क्या मिलेगा ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग का, इसमें दिया नहीं है, आगे बताता हूँ एक और एग्जांपल से। मतलब इसमें रिजल्ट मेरे को ये मिलेगा कि ये रहेगा व्हाइट और ये हो जाएगा पूरा ब्लैक, तो मेरे को एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा बाइनरी इमेज में। ठीक है, अब देखो, हम्म, यहाँ पे हिस्टोग्राम यूज होता है थ्रेशोल्डिंग के लिए, कैसे यूज होता है बताता हूँ, ये भी समझाऊंगा अभी। देखो पहले ये देखो, ये है इमेज मेरी, ठीक है, हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम में एक पीक तो ये है जो कि डार्क है, एक पीक ये है जो कि वाइट है। मुझे थ्रेशोल्ड वैल्यू इसके मिडल की चूज करनी है, मेरे को थ्रेशोल्ड वैल्यू इसके मिडल की चूज करनी है, ताकि मैं इससे थ्रेशोल्ड से बड़ी वाली वैल्यूज को 1 कर सकूं और इससे छोटी वाली वैल्यूज को 0 कर सकूं। मेरा कर देना भाई। ठीक है, देखो जैसे मेरे पास इमेज है उसमें डार्क और वाइट पिक्सेल्स दिए थे, तो मैंने उनका हिस्टोग्राम बना लिया। हिस्टोग्राम बनाने के बाद मैंने एक ऐसी थ्रेशोल्ड वैल्यू चूज करी, अभी थ्रेशोल्ड वैल्यू कैसे चूज करते हैं वो बताता हूँ। थ्रेशोल्ड वैल्यू चूज करी और उसके ऊपर वाली को मैंने सबको 1 कर दिया और उस छोटे वाली को सबको 0 कर दिया, ऐसे यूज होता है। ठीक है, अब मान लो मेरे पास दो, मतलब मेरे पास हिस्टोग्राम में पीक, दो पीक्स नहीं है, ज्यादा पीक्स हैं, तो मेरे को थ्रेशोल्ड वैल्यू भी मल्टीपल लेनी पड़ेंगी। ठीक है, इस तरह से कुछ लेनी पड़ेगी। चलो ये ठीक है, अब ये समझो कि टी की वैल्यू चूज कैसे करते हैं। टी की वैल्यू ऐसे चूज करते हैं कि पहले तो एक आप रैंडमली एवरेज वैल्यू या कुछ भी टी वैल्यू चूज कर लो अपने हिसाब से, कुछ भी मेरे को दिख रहा है कि यार कुछ एवरेज यहाँ पे आना चाहिए, तो मैंने ये मान ली, मान लो टी इज इक्वल्स टू 127 मैंने मान ली इमेज। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जो इसकी 0 से लेके 127 है, 0 से नहीं होगी, रुको, जो इस इधर साइड में जो मिनिमम रेंज है, जो मिनिमम है वो वैल्यू ले लो, मान लो 10 है, और इधर जो मैक्सिमम है वो ले लो एक वैल्यू, क्या कहते हैं, मान लो यहाँ पे ये है 125 है मान लो, ठीक है।
और ये है 132 और मान लो ये है कुछ 200, ठीक है। और मैंने मान ली कि यार ये t इज इक्वल्स टू 127 ले लिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों का एवरेज निकालूंगा, 10 का और 125 का, ठीक है। वो कुछ ये आएगा। फिर मैं 132 और 200 का एवरेज निकालूंगा, वो कुछ ये आएगा। फिर मैं इन दोनों को सम करके एवरेज निकालूंगा, वो मान लो कुछ इधर आया, ठीक है। अब मेरा जो नया टी है वो ये हो जाएगा, ये जो नया टी आया, ठीक है, ये मेरा नया टी हो जाएगा। अब मैं इस प्रोसेस को करता रहूंगा कि मैंने फिर से ये वैल्यूज ली, डिवाइड किया, फिर से ये किया, और ये मैं तब तक करता रहूंगा जब मैंने देखा कि अब जो टी की वैल्यू में डिफरेंस आया, पुरानी टी और नई टी में जो डिफरेंस आया वो बहुत कम है, तो मैं समझ जाऊंगा यही मेरा टी है। अगर टी में डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है, मान लो मैंने टी अज्यूम ये किया था और मेरा नया टी ये आया, तो फिर तो मैं भाई ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, मेरे को आगे परफॉर्म करना पड़ेगा। समझ गए? अब मैं देखो पीछे स्लाइड से समझा देता हूँ अगर ऐसे समझ नहीं आया तो। देखो इसमें क्या है, ध्यान से देखना इसको, कि सिलेक्ट एन इनिशियल एस्टिमेट फॉर टी। एक इनिशियल एस्टिमेट चूज कर लो खुद से, ठीक है। सेगमेंट, हाँ ग्लोबल के लिए, हाँ। सेगमेंट द इमेज यूजिंग टी टू प्रोड्यूस टू ग्रुप्स ऑफ पिक्सल्स, एक G1 होगा और एक G2 होगा, जिसमें G1 पिक्सल्स की वैल्यू T से ग्रेटर देन होगी और G2 वालों की लेस देन T होगी, जो मैंने बोला ना कि इधर साइड वाले कम, इधर साइड वाले ज्यादा, ठीक है। तो दो पिक्सल्स मिल गए। अब कंप्यूट द एवरेज ग्रे लेवल्स ऑफ पिक्सल्स इन G1 टू गिव μ1, मतलब यहाँ पे मैंने T एस्टिमेट कर लिया, ये मेरा हो गया G1, ये मेरा हो गया G2। यहाँ पे एवरेज निकाली तो ये मेरे को एवरेज मिली, वो हो गया मेरा μ1। और यहाँ पे मैंने एवरेज वैल्यू निकाली, वो हो गया मेरा μ2, ठीक है। देखो, कंप्यूट द एवरेज ग्रे लेवल्स ऑफ पिक्सेल्स इन G1 टू गिव μ1, और G2 में करो ताकि μ2 मिले। फिर उसके बाद कंप्यूट अ न्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू T इज इक्वल्स टू μ1 प्लस μ2 बाई 2, ठीक है। फिर इन दोनों का प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर दो, मान लो ये कुछ आया, ठीक है। अब रिपीट स्टेप्स 2 to 4, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक रिपीट करो अंटिल द डिफरेंस इन T इन सक्सेसिव इटरेशंस इज लेस देन अ प्रीडिफाइंड लिमिट। समझ गए कैसे T कैलकुलेट होता है? ये एल्गोरिदम है ग्लोबल थ्रेशोल्ड कैलकुलेट करने के लिए, कि कैसे थ्रेशोल्ड वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। ठीक है, अब देखो एग्जांपल देख लो, जैसे ये मेरे पास इमेज है, इस इमेज में ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये बैकग्राउंड है, ठीक है। अब देखो ये बैकग्राउंड वाला जो है डार्क है, तो ये हो गया डार्क वाला हिस्टोग्राम पीक, और ये होगा लाइट वाले के लिए हिस्टोग्राम पीक, ठीक है। अब मैंने कुछ थ्रेशोल्ड वाली वैल्यू मान ली बीच की, मान लो 127 ही मान ली, ठीक है। तो 127 से ज्यादा वाली को मैं 1 कर दूंगा और कम वाली को मैं 0 कर दूंगा, तो ये आ जाएगी मेरे पास। तो ये इसका सेगमेंटेशन ये हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब मैं लगाऊंगा तो यहाँ पे गड़बड़ होगी, ये इसको ग्रेडियंट कहते हैं। देखो ये चेंज जो होता है ना धीरे धीरे, इसको ग्रेडियंट कहते हैं। यहाँ पे डार्कर है, यहाँ पे धीरे धीरे लाइट होता जा रहा है, ठीक है। तो ये इस केस में ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग फेल हो जाती है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे पीक अच्छे से पता नहीं लग पा रहा, और मतलब चेंज ये ग्रेजुअली चेंज हो रहा है ना। तो यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड वैल्यू काम नहीं करेगी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अडेप्टिव वाली या फिर डायनेमिक जो तीसरा वाला टाइप था ना, तीसरा टाइप जो था यहाँ पे जो हमने पढ़ा था थ्रेशोल्डिंग का तीसरा टाइप, डायनेमिक या फिर अडेप्टिव वाला, ये यहाँ पे काम आएगा। कि हमें हर प्लेस के लिए, मतलब कि यहाँ पे अलग थ्रेशोल्ड, यहाँ पे अलग थ्रेशोल्ड, यहाँ पे अलग थ्रेशोल्ड, यहाँ पे अलग थ्रेशोल्ड, इस तरह से करना पड़ेगा, ठीक है। समझ गए क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये एक पिक्स एक वो काम नहीं आएगा अगर हमने इसमें ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग लगाने की कोशिश की, तो मेरे को ये रिजल्ट मिलेगा, जो कि गलत है, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट ही चला गया। देखो मेरा ऑब्जेक्ट ही, मेरे को क्या लग रहा है कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा बैकग्राउंड है, जबकि मेरा ऑब्जेक्ट सिर्फ इतना है। तो वो करने के लिए मेरे को अडेप्टिव थ्रेशोल्डिंग लगानी पड़ेगी, जो कि ऐसे लगेगी कि मैं इमेज को ब्लॉक्स में डिवाइड कर लूंगा, और फिर इस ब्लॉक का थ्रेशोल्ड अलग, इस ब्लॉक का थ्रेशोल्ड अलग, तो मतलब हर ब्लॉक पे मैं ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग लगाऊंगा, ठीक है। हर ब्लॉक पे ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग लगेगी, ठीक है। द थ्रेशोल्ड फॉर ईच पिक्सल डिपेंड्स ऑन इट्स लोकेशन विद इन एन इमेज। समझ गए? तो इससे जब मैं थ्रेशोल्डिंग करूंगा तब मेरे को ये मिलेगा। ये भी परफेक्ट तो ये भी नहीं है, बट पहले वाले से तो बहुत सही है। मतलब कम से कम इसमें ऑब्जेक्ट की बाउंड्री तो मिल रही है। तो ये अडेप्टिव थ्रेशोल्डिंग है।
डिवाइड द इमेज इनटू ब्लॉक्स एंड अप्लाई ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग इन ईच ब्लॉक। वो क्वेश्चंस कैसे आएंगे? क्वेश्चन नहीं आएंगे, थ्योरी है। हाँ, अब देखो ये हो गया पिक्सल बेस्ड खत्म, थ्रेशोल्डिंग खत्म हो गई। ये हाँ ये आ सकता है बस कि थ्रेशोल्ड वैल्यू कैलकुलेट करो, ये दे दी जाएंगी कुछ वैल्यूज, थ्रेशोल्ड वैल्यू कैलकुलेट करो, ये आ सकता है अगर आना आना हुआ तो। अब रीजन बेस्ड वाला आ गया अब, ठीक है। तो रीजन क्या होता है? ग्रुप ऑफ कनेक्टेड पिक्सेल्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये तो वही है, नॉर्मल सी बात, पढ़ लेना। ये भी वही चीज है कि यूनियन निकालूंगा आर का तो मेरे को ओरिजिनल आर मिल जाएगा, और एक आर और दूसरे आर के बीच में कोई सा भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है। देखो, हाँ, अ, जो ऊपर हमने हिस्टोग्राम बेस्ड पढ़ा था, हिस्टोग्राम बेस्ड मतलब वही ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग, उसका ड्रॉबैक क्या था? उसका ड्रॉबैक ये था कि हिस्टोग्राम जो होते हैं ना, हिस्टोग्राम में हम क्या करते हैं, ग्रे लेवल्स एक्स में होते हैं और नंबर ऑफ पिक्सल्स वाई में होते हैं, प्लॉट जो करते हैं इस तरह से, ठीक है। अब देखो, इसने ये तो बता दिया कि कौन से ग्रे लेवल के कितने पिक्सल्स हैं, बट इसने ये नहीं बताया कि अगर मेरी इमेज ये है, ठीक है, तो इसने ये नहीं बताया कि कौन सा ग्रे लेवल कौन सी पोजीशन पे है। मतलब ऐसा हो सकता है ना कि यहाँ पे 255 था और यहाँ पे 0 था, तो 255 वाला और 0 वाला इमेज में तो एक साथ है, बट हिस्टोग्राम में देखो बिल्कुल डिफरेंट, बहुत एक्सट्रीम्स पे है, और हिस्टोग्राम बता नहीं पाएगा कि कौन सा ग्रे लेवल इमेज में कहाँ पे है। मतलब ये कि द फंडामेंटल ड्रॉबैक ऑफ हिस्टोग्राम बेस्ड रीजन डिटेक्शन इज दैट हिस्टोग्राम्स प्रोवाइड नो स्पेशल इन्फॉर्मेशन, मतलब स्पेस में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ग्रे लेवल, वो उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं देता हिस्टोग्राम। ये उसका वो था ड्रॉबैक, ग्लोबल मतलब थ्रेशोल्डिंग का, ठीक है। तो और ये जो रीजन ग्रोइंग अप्रोच होती है, ये इसी फैक्ट का यूज करती है कि जो आसपास के पिक्सल्स हैं उनमें सिमिलर ग्रे वैल्यूज होंगी, मतलब ये स्पेशल इंफॉर्मेशन को ही यूज करता है रीजन बेस्ड, इसीलिए ये थोड़ा सा बेटर है उससे, ठीक है। ये समझ में आ गया कि हिस्टोग्राम यानी थ्रेशोल्डिंग में क्या ड्रॉबैक है, ठीक है। देखो पहला आता है, देखो मैंने इसमें बनाया था पीछे डायग्राम में, एक बार उसको बता देता हूँ ताकि भूलो नहीं। देखो, सेगमेंटेशन के दो पार्ट थे, सिमिलैरिटी डिसकंटिन्यूटी, है ना। और अभी हम सिमिलैरिटी ही देख रहे थे, सिमिलैरिटी में दो पार्ट थे, पिक्सल बेस्ड और रीजन बेस्ड। पिक्सल बेस्ड में थ्रेशोल्डिंग थी, थ्रेशोल्डिंग में हमने देखा ग्लोबल, लोकल और डायनेमिक, तीनों देख लिया। अब हम आए हैं वापस लौट के रीजन बेस्ड पे। रीजन बेस्ड पे रीजन ग्रोइंग और रीजन स्प्लिटिंग है, दो चीजें, ठीक है। अब हम रीजन ग्रोइंग और रीजन स्प्लिटिंग देखेंगे। तो रीजन ग्रोइंग ग्रोइंग में क्या होता है, एक सीड पिक्सल ले लो, एक सीड पिक्सल ले लो, एक मिनट रुको यार। हाँ, तो इसमें रीजन ग्रोइंग में क्या करते हैं, एक सीड पिक्सल ले लो, वन फॉर एवरी सेगमेंट, ठीक है। जैसे ये 1 वाला एरिया दिख रहा है, 5 वाला दिख रहा है, 3 वाला दिख रहा है और 9 वाला दिख रहा है, ठीक है। और फिर उनको अगर वो रीजन, मतलब अगर उनका नेबरिंग पिक्सल जो है वो सिमिलर है, नेबरिंग पिक्सल मतलब एन एट 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 एडजेसेंसी जो होती है उसके हिसाब से सिमिलर है, तो उसको उस रीजन का पार्ट बना लो। देखो देखना, जैसे मैंने सीड पिक्सल ले लिए हर सेगमेंट के लिए एक, ठीक है। मतलब वन वन वाले के लिए एक सीड पिक्सल ले लिया, 9 के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट, 5 के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट और 3 के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट। फिर धीरे धीरे वन को, इस देखो इसको इंक्लूड किया, इसको इंक्लूड किया, इसको इंक्लूड किया, हाँ। तो जैसे वन सीड पिक्सल ले लिया था, इसको इससे ज्वाइन कर लिया, फिर इसका नेबर ये हो गया, इसका नेबर ये हो गया, इसका नेबर ये हो गया, तो ये वन का पार्ट हो गया। फिर 5 वाले को देखा, 5 को इंक्लूड कर लिया, फिर 3, फिर 9, ऐसे। तो ये इस तरह से पूरा रीजन हम कवर कर लेंगे, इसको रीजन ग्रोइंग बोलता है। वैसे इस पीपीटी में बहुत आसान सा रीजन ग्रोइंग दिया है, इतना आसान होता नहीं है, अगर इसका न्यूमेरिकल आया तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। वहाँ पे हुआ उसमें क्या होता है, इस
उसमें क्वेश्चन में एक एक तो इसमें एकदम सिमिलर से वो है, इसमें तुम्हें दिख रहा होगा एकदम सिमिलर सिमिलर वो है, क्या कहते हैं, पिक्सल्स, मतलब 1 1 1 1 है सारे, 9 9 9 9 है, 3 3 3 3 5 5 5 5, ऐसा होता थोड़ी है। मतलब अगर मेरी पिक्चर में एक शेर है मान लो, तो ऐसा थोड़ी है कि शेर पूरा का पूरा पीला है, हाँ ऐसा नहीं होता ना, वो कहीं पे डार्क येलो होता है, कहीं पे लाइट येलो होता है, कहीं पे उसके लाइट हेयर्स होंगे, कहीं पे डार्क हेयर्स होंगे, तो थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो एक्चुअल इमेज जो होती है उसमें थोड़ा बहुत पिक्सल्स चेंज होते हैं। तो उसके उसको सॉल्व करने के लिए क्या होता है ना, कि सबसे पहले तो मेरे को क्वेश्चन में सीड पॉइंट गिवन होगा कि इस सीड पॉइंट से स्टार्ट करो, ठीक है। देखो ये पॉइंट पढ़ो, ये जो मैंने लिखे हैं खुद से। सीड पॉइंट इज गिवन एज कोऑर्डिनेट और इंटेंसिटी वैल्यू, मतलब या तो ये बोला जाएगा कि 9 9 वैल्यू को एज सीड पॉइंट यूज करो, या फिर ये बोला जाएगा 2 2 को एज सीड पॉइंट यूज करो। मान लो 2 2 बोला गया, तो वहां से स्टार्ट कर लो। जैसे 2 2 है, ये है 2 2 है ना, तो 2 2 से स्टार्ट करो। और फिर कैसे स्टार्ट करो कि 8 एडजेसेंसी यूज करो। तो इसके इसके रीजन में ये है, ये है, ये है, तो ये हो गया एक, मतलब एक एक स्टेप हो गया। अब जो मैंने इंक्लूड करा इस पे पहुंचो, इससे 8 एडजेसेंसी लगाओ, फिर इस पे, ठीक है, फिर इस पे लगाओ 8 एडजेसेंसी। अब देखो ये सारे पूरे 9 वाले कवर हो गए। अब जब ये 9 वाले कवर हो जाएंगे तो ये इस तरह से रीजन बन जाएगा। ये तरीका होता है, बट एक और दिक्कत है अभी। दिक्कत ये है कि यहाँ पे तो सारे 9 है, तो सारे कवर हो गए। एक्चुअल पिक्चर में तो, एक्चुअल इमेज में तो थोड़े बहुत डिफरेंसेस होंगे। तो वो डिफरेंसेस कैसे करते हैं हम, कि मेरे को एक और वैल्यू दी जाएगी जिसे थ्रेशोल्ड बोलते हैं। वो वाला थ्रेशोल्ड नहीं है जो अपने ऊपर पड़ा, वो अलग थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है। उसमें क्या होता है कि अगर 9 के बराबर में 7 है और मेरी थ्रेशोल्ड वैल्यू 2 है, तो क्योंकि जो डिफरेंस है वो लेस देन और इक्वल्स टू दिस थ्रेशोल्ड वैल्यू है, तो मैं उसको इंक्लूड कर लूंगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 7 की जगह 8 होता, सॉरी 6 होता, तो उस केस में डिफरेंस क्या हो जाता, 3। अब 3 जो है वो 2 से बड़ा है, तो मैं उसको इंक्लूड नहीं करूंगा। देखो ये वाला पॉइंट पढ़ो, इंक्लूड इन रीजन इफ डिफरेंस बिटवीन करंट सीड पॉइंट एंड नेबर इज लेस देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड प्रोवाइडेड। समझ आ गया प्रिया, कुछ समझ आया मैंने जो बताया रीजन ग्रोइंग में? जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे ये इमेज है, इसमें मेरे पास दिया है 9 8 4 5 6 7 2 1 2 5 6 8 7 9 2 3, ये दिया है, ठीक है। और मेरे से बोल दिया जाए 2 2 को एज सीड पॉइंट यूज करो, और थ्रेशोल्ड वैल्यू दे दी जाए 3, नहीं 2 दे दी जाए चलो, और बोला जाए 8 एडजेसेंसी यूज करो, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, 2 2 पॉइंट ढूंढो पहले, 1 0 1 2 0 1 2, तो ये 5 है मेरी सीड पॉइंट, तो मैंने 5 को इंक्लूड कर लिया। अब 5 के नेबर्स ढूंढो, मतलब ये ये नेबर्स हैं। अब इन नेबर्स में ये देखो कि किस किस का डिफरेंस 2 या 2 से छोटा है। इसका डिफरेंस 2 है, इसको इंक्लूड कर लो। इसका डिफरेंस 0 है, इंक्लूड करो। इसका डिफरेंस 3 है, इसको मत इंक्लूड करो। 6 का डिफरेंस 1 है, इसको इंक्लूड करो। 2 का डिफरेंस 3 है, इसको भी मत इंक्लूड करो। तो ये आ जाएगा मेरा रीजन, ये आ जाएगा मेरा रीजन। अब अब ये जब रीजन आ जाएगा, हाँ बाकी भी लेंगे, मतलब इनको तो ये तो हटा देंगे। अब 5 के बाद हम 7 से स्टार्ट करेंगे। अब 7 को देखो, ये वाला 6 डिफरेंस क्या है, लेस देन 2, इसको भी इंक्लूड करेंगे। 7 और 4 ज्यादा है डिफरेंस, इसको नहीं करेंगे इंक्लूड। 7 और 2 ज्यादा है डिफरेंस, इसको नहीं करेंगे इंक्लूड, ठीक है। तो ये वाला भी पॉइंट आ गया रीजन में। अब 5 से चेक करो, 5 का ये है, ये आ जाएगा क्योंकि 1 डिफरेंस है। ये वाले में डिफरेंस ज्यादा है, नहीं होगा। ये भी डिफरेंस ज्यादा है, नहीं होगा। ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा नहीं होगा। अब 6 से चेक करो, 6 से 8 ये आ जाएगा रीजन में। 6 से 7 ये भी आ जाएगा रीजन में। 6 से 9 ये नहीं आएगा, 6 से 2 नहीं आएगा, 6 से 3 नहीं आएगा। तो अब ये मेरा फाइनल रिजल्ट है, ये मेरा फाइनल रिजल्ट है। समझ में आ गया क्या प्रिया, समझ में आया?
थ्रू आ गया, ठीक है। तो इस तरह से रीजन ग्रोइंग करता है। इसके बाद है रीजन स्प्लिटिंग। हाँ, बाकी पिक्सेल्स रीजन के पार्ट नहीं होंगे। हाँ, बाकी पिक्सेल्स रीजन के पार्ट नहीं होंगे। हाँ, अगर मुझे उनको भी रीजन में डिफाइन करना है तो मेरे को एक और सीड पिक्सल लेना पड़ेगा जो कि उस रीजन में लाई करे, ठीक है। अब रीजन स्प्लिटिंग, रीजन स्प्लिटिंग में क्या होता है कि ये आता है रीजन स्प्लिटिंग में, वैसे ये होता है कि जो इमेज है, देख ले भाई, इंपॉर्टेंट है। रीजन पढ़ लिया तो नहीं, रीजन स्प्लिटिंग इंपॉर्टेंट है भाई। रीजन स्प्लिटिंग में क्या होता है कि जो मेरे पास सारे पिक्सेल्स है ना, जैसे 1 2 3 4 5 2 1 3 4 6 0 7 9 नहीं होगा, 2 3 5 8 ये है मान लो, ठीक है। अब इसमें क्या करो, तेरे को याद है क्या करते थे इसमें, क्या मैक्सिमम वैल्यू लेते थे, मिनिमम वैल्यू लेते मैक्सिमम वैल्यू इसमें से 7 है, मिनिमम 0 है। अब थे, मिनिमम को माइनस करते थे। हाँ, अगर 7 आया। वो थ्रेशोल्ड हाँ हाँ, सही सही याद है। अब इसमें भी एक थ्रेशोल्ड वैल्यू दी जाएगी क्वेश्चन में। मान लो थ्रेशोल्ड वैल्यू 4 होती है, ठीक है। 4 है मेरी थ्रेशोल्ड वैल्यू, और ये इमेज है मेरी। अब मेरे से बोला रीजन स्प्लिटिंग परफॉर्म करो। मैं इसमें पहले मैक्सिमम ढूंढूंगा, 7 मिला, मतलब पूरी इमेज में 7 मैक्सिमम है। फिर मैं इसमें मिनिमम ढूंढूंगा, 0 मिला। मैक्सिमम माइनस मिनिमम इज इक्वल्स टू 7, और ये जो 7 है, दिस इज ग्रेटर देन दिस थ्रेशोल्ड वैल्यू विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। अब अगर ये ज्यादा है इससे, तो इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इसको रीजन स्प्लिटिंग कहते हैं। अगर ज्यादा होती है तो डिवाइड कर दो। अब हर रीजन के लिए वापस से ये चीज परफॉर्म करो कि इसमें जो मैक्सिमम और मिनिमम है वो क्या है। मैक्सिमम है 5, मिनिमम है 2, डिफरेंस है 3। अब ये 3 डिफरेंस है, ये लेस देन और इज इक्वल्स टू 4 है, तो फिर कुछ नहीं करेंगे इस रीजन में। इसमें देखो, मैक्सिमम 6, मिनिमम 2, माइनस किया 4, और 4 इसके इक्वल है, इसमें भी कुछ नहीं करेंगे। इसमें देखो, इसमें भी कुछ नहीं 4 और 1 लास्ट लास्ट में करेंगे। इसमें भी जीरो है। हाँ, तो इसमें 4 और 1, मैक्सिमम मिनिमम डिफरेंस 3, ये भी थ्रेशोल्ड से कम है, कुछ नहीं करेंगे। इसमें देखो, मैक्सिमम 8, मिनिमम 0, डिफरेंस इज 8, ग्रेटर है 4 से, तो इसको हम दोबारा से स्प्लिटिंग करेंगे। अब इसमें तो मैक्सिमम मिनिमम कुछ बचा ही नहीं, इसमें भी नहीं बचा, इसमें भी नहीं बचा, इसमें भी नहीं बचा। तो ये हमारा रीजन स्प्लिटिंग हो गई खत्म यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें ये रीजन स्प्लिटिंग इस तरह से होती है, ठीक है। अब इसमें भी एक दिक्कत होती है रीजन स्प्लिटिंग में। वो दिक्कत क्या आती है कि कभी कभी ओवर स्प्लिटिंग हो जाती है। हाँ, ज्यादा स्प्लिटिंग हो जाती है, जरूरत नहीं थी फिर भी स्प्लिट कर दिया। कैसे? जैसे कि इसमें देखो पहले, इसमें मैक्सिमम क्या था, 6, और इसमें मिनिमम क्या है, 2, है ना। डिफरेंस क्या है, 4। तो मान लो यहाँ पे 5 के बजाय होता 4 होता, ठीक है। अब 6 और यहाँ पे, अब इसको, इस वाले रीजन को और इसको इंक्लूड करके देखो एक साथ, इस वाले रीजन को और इसको भी इंक्लूड कर लो इसके साथ, इसको इसको भी इसी में इंक्लूड कर लो, मतलब इस रीजन को देखने की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। रीजन है ना, जो हमने अभी स्प्लिट कर दिया है उनको एक एक करके एक साथ लेके कोशिश करो। इसमें मैक्सिमम क्या है, 6, इसमें मिनिमम क्या है, 2, अब भी डिफरेंस 4 ही है ना। तो इसका मतलब ये कि इस रीजन को हम इसमें सेफली इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि बाई चांस गलत हो, अलग हो गया था क्योंकि ओवर स्प्लिटिंग हो गई थी, जबकि ये इसका भी पार्ट हो सकता है। तो इसको हम मर्जिंग कहते हैं। पढ़ लिया, कैनियज तो आ गया, वो करेंगे, वो भी तो उसी का पार्ट है ना, सेगमेंटेशन का पार्ट है वो। जब वो कैनियज पढ़े ना ठीक है, तो इसको मर्जिंग कहते हैं। अब एक बार ये मर्ज हो गया, अब इसमें 8 इंक्लूड करके देखो, क्या 8 इंक्लूड कर सकते हैं? वीडियो बना रहे हो, नहीं कर सकते। हैं मॉर्फोलॉजी की बना ली, भेज रहा हूँ, यूट्यूब पे डालूंगा ना, ऐसे कैसे बोलना, करूंगा इसमें। या फिर तू वो दे दे मेरे को, पेन ड्राइव वगैरह में ले लो सीधे, यूट्यूब पे नहीं डालूंगा। हाँ, मेरी हार्ड ड्राइव एक आंसर ले लेता तो इसमें इसको इंक्लूड कर लिया। अब 8 इंक्लूड करके देखो, मैक्सिमम हो जाएगा 8 और मिनिमम हो जाएगा 2। तो
8 माइनस 2 6 नहीं कर पाएंगे, और 7 तो हो ही नहीं पाएगा क्योंकि वो अलग ही उसमें, अगर 7 को करेंगे भी तब भी नहीं हो पाएगा, उसके 0 करना पड़ेगा। 0 भी नहीं हो पाएगा। हाँ, नहीं 7 को ऐसे कर सकते हैं। हो जाएगा ऐसे। हाँ 4 को भी लेना पड़ेगा ना। हाँ 4 आ चुका होगा तब, हाँ हाँ 4 आ चुका होगा तब, क्योंकि 4 हमने इंक्लूड कर लिया तो अब हम 7 को देख सकते हैं इंक्लूड करके, बट नहीं हो रहा है वो। ठीक है, ऐसे वो होती है। अब इसमें भी देख लो, क्या इन दोनों को आपस में कर सकते हैं? मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है 5, और मिनिमम क्या है 1। देखो इसको पूरे को हम एक एक कर सकते हैं, ये पूरा एक हो सकता है। इसी तो कोई परफेक्ट सॉल्यूशन निकलेगा नहीं ना। क्यों नहीं निकलेगा, मर्जिंग पूरी कर लो जितनी पॉसिबल, पहले सारी स्प्लिटिंग कर लो। हम कर पाएंगे, वो हमें कर पाएगा कौन जो मतलब सिस्टम करता नहीं चलेगा। करेगा ना, पहले सारी स्प्लिटिंग करेगा, हाँ फिर सारी मर्जिंग करेगा पॉसिबल, वापस चेक करेगा। सारी पॉसिबल मर्जिंग करेगा फिर। ठीक है, इस तरह से ये स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग होती है। देखो ये तो स्प्लिटिंग हो गई, ठीक है, और ये जो स्प्लिटिंग होती है ये इस तरह से क्वाड ट्री में, क्वाड ट्री की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं कि आर था, उसको I1 I2 I3 में किया, और फिर I4 को I41 I42 I43, ये गलत लिखा है यहाँ पे, I41 I42 I43 I44, ये होगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे डिवाइड कर दिया। अब देखो एडवांटेज, क्रिएटेड रीजंस आर एडजेसेंट एंड होमोजेनियस, डिसएडवांटेज ओवर स्प्लिटिंग सिंस नो मर्ज इज परफॉर्म्ड। तो इसका इंप्रूवमेंट है स्प्लिट एंड मर्ज, जो मैंने अभी बताया वो भी हो गया। तो आफ्टर स्प्लिटिंग मर्जिंग फेज, इफ टू एडजेसेंट रीजंस आर होमोजेनियस दे आर मर्ज्ड, रिपीट मर्जिंग स्टेप अंटिल नो मर्ज फर्दर मर्जिंग इज पॉसिबल। ठीक है, वो बता दिया मैंने पूरा। अब देखो अभी तक हमने देखा था सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी के अंदर पिक्सल बेस्ड एंड रीजन बेस्ड, पिक्सल बेस्ड के अंदर थ्रेशोल्डिंग, थ्रेशोल्डिंग के अंदर ग्लोबल, लोकल और अडेप्टिव, और उसमें रीजन बेस्ड, रीजन बेस्ड में रीजन ग्रोइंग, रीजन स्प्लिटिंग, और रीजन स्प्लिटिंग का इंप्रूवमेंट रीजन स्प्लिटिंग एंड मर्ज। ठीक है, समझ में आ गया? ये पूरा ट्री, आधा ट्री हो गया। अब आधा ट्री बचा हमारा जो कि डिसकंटिन्यूटी है। डिसकंटिन्यूटी में 3 होते हैं, पॉइंट, लाइन और एजेस। हाँ अभी तो बचा है यार, पॉइंट, लाइंस और एजेस, मतलब हो जाएगा, अब ज्यादा नहीं बचा है। देखो 173 स्लाइड तक पहुंच गए, 195 तक जाना है, और फिर उसके बाद कैनी है जो बचा है, मतलब शायद 6 बजे तक या 6:30 बजे तक पूरा हो जाएगा कैनी, और हफ तक, हफ ट्रांसफॉर्म तक। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन वाला बचेगा, वो खुद से करना पड़ेगा। 6:30 तक मैक्सिमम, 6:30 से पहले मैक्सिमम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद तुम लोगों को बस खुद से मतलब देखना पड़ेगा एक बार, और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और रिप्रेजेंटेशन वो वाला टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। अब ये मेरा फॉर्मूला लिख लिया मैंने, ठीक है। अब ये फॉर्मूला लिखने के बाद देखो, ये मेरे को फिल्टर बनाना है। इस फिल्टर में ये वाला पॉइंट क्या है, एक्स कॉमा वाई, तो उसका कोएफिशिएंट क्या है, -4 लिख दिया। ये पॉइंट है x-1 कॉमा वाई, इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1। ये तो L4 है ना। हाँ L4 है, L4 है, हाँ वही है। और यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, इसी में से फॉर्मूले में से, और बाकी टर्म्स है नहीं तो उनका कोएफिशिएंट 0 0 0 0। तो ये मेरा L4 होता है, ये L4 होता है। L4 L याद कर लेते हैं। ठीक है, ये L4 होता है, और इसकी खास बात ये होती है कि इस पूरे का सम 0 होता है। हाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। L8 में भी तो 0 ही होता है ना, -8 ये हाँ, इसमें L4 में अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला बन जाएगा। दोनों एक ही चीज होती है। ठीक है, सेम ही होता है, दोनों से रिजल्ट सेम आएगा। और इसको अगर हम मतलब सम क्योंकि 0 करना है, तो अगर आप यहाँ पे भी 1 1 1 1 कर दोगे तो आपको यहाँ पे मिडिल में बढ़ाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो अगर मैं उसको 8 कर देता हूँ तो साइड में पूरे में 1 हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं 90 डिग्री आइसोट्रोपिक, और इसको कहते हैं 45 डिग्री आइसोट्रोपिक। ऐसा क्यों? इसको सेंटर मान के, इसको सेंटर मान के अगर मैं इस वन में और इस वन में एंगल देखूंगा तो 90 रहेगा।
तो 90 डिग्री आइसोट्रोपिक। 45 और इसमें इसको सेंटर मान के मैं इस वन में और इस वन में एंगल देखूंगा तो 45 डिग्री रहेगा, तो ये 90 डिग्री आइसोट्रोपिक कहलाता है और ये 45 डिग्री आइसोट्रोपिक। L8 45 के बाद L4 90 हाँ, L8 होता है 90 डिग्री और L8 सॉरी L4 होता है 90 डिग्री और L8 होता है 45 डिग्री। अरे भैया, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालना है पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। अब पहले टाइप का आ गया हम पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। लाप्लास क्या था? हाँ, लाप्लास फिल्टर था बस। वो फिल्टर बताया था, बस लाप्लासियन फिल्टर होता गया है। अब यहाँ पे थ्रेशोल्डिंग ही लगाने वाले हैं। देखो इसमें एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पे हम लाप्लासियन लगा रहे हैं, ठीक है, पॉइंट डिटेक्शन के लिए, पॉइंट डिसकंटिन्यूटी के लिए। देखो इसमें है क्या, 2 पॉइंट्स हैं जो कि डिसकंटिन्यू है। क्यों? क्योंकि बाकी पूरे में 7 7 है, बस यही 2 पॉइंट्स हैं जिसमें 7 नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो L8 यूज किया हमने, हर पॉइंट पे रख के, हर पॉइंट पे रख के वो किया, कोरिलेशन किया, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट, और फिर रिप्लेस कर दिया, जो सम ऑफ प्रोडक्ट आया उससे रिप्लेस कर दिया सेंटर को। तो इस तरह से जब हम पूरे में लगाएंगे तो ये रिजल्ट आएगा मेरा। आया था क्वेश्चन। हाँ, तो इस तरह से ये निकल आएगा, आई कोरिलेशन P निकल आएगा, ठीक है। और फिर इसका मैं निकाल लूंगा वो साइड की गायब कैसे हुई? क्या गायब नहीं हुए, वो हमने कैलकुलेट नहीं किया। मतलब यहाँ पे हमने पैडिंग भी कर दी, तो पैडिंग के साथ बताता हूँ। इससे जीरो आ गया। दो टाइप की पैडिंग होती है ना, कुछ में ऐसा कुछ बना था। हाँ हाँ, एक जीरो वाली और एक बॉर्डर पैडिंग। हाँ। अब इसमें देखो क्या है, क्या किया है, ये मेरा फिल्टर था L8। एक मिनट यार, मैं चेक कर लूं बस। ये मेरा फिल्टर था L8, ठीक है। L8 को मैंने अप्लाई किया इस इमेज पे। अब ये इमेज में क्या था, 10 और 4 डिफरेंट थे, तो मेरे को डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट डिसकंटिन्यूटी मैंने लगाया, पॉइंट डिसकंटिन्यूटी सेगमेंटेशन मैंने इसमें लगाया, ठीक है। उसमें लगाते कैसे हैं, कोरिलेशन निकालते हैं, मतलब इस उसको फिल्टर को मैं यहाँ रखूंगा, बीच में आएगा 8, यहाँ आएगा -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1, ठीक है। मल्टीप्लाई करके सम कर दूंगा, तो यहाँ तो 0 0 से पैडिंग है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। बस यहाँ पे देखो 8 इंटू 7 56, ये -7, यहाँ पे -7 और यहाँ पे -10, तो ये 56 माइनस 14 और ये 10, 14 और 10 24, तो 56 माइनस 24 यानी 32, तो यहाँ पे 32 आ जाएगा रिजल्ट में। इसी तरह से मैं पूरे में सॉल्व करूंगा, तो इस तरह से यहाँ पे भी कुछ वैल्यू आएगी और यहाँ पे आएगी वैल्यू, वो बस यहाँ पे लिखी नहीं है, ठीक है। और ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगा पूरा, मतलब इमेज कैलकुलेट हो जाएगी। अब इसका हम निकाल लेंगे, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज भी आएंगी तो हम इसका एब्सोल्यूट निकाल लेंगे। यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज भी हैं 3 और -3, ठीक है, तो एब्सोल्यूट निकाल लेंगे, मॉड निकाल लेंगे। हाँ, इससे हुआ ये कि यहाँ पे देखो जो वैल्यूज थी उनमें डिसकंटिन्यूटी थी, 7 था का पूरी जगह, फिर 10 था, फिर 4 था, तो ये लाप्लासियन लगाने से 24 और 3 में वो हो गया बस। 24 मतलब सेम सेम सी वैल्यूज ही आ गई हर जगह, या तो 0 या 3 या 24। यहाँ पे क्या था, 10 4 अलग पड़ा है, बाकी में साथ साथ, मतलब डिसकंटिन्यूटी कम हो गई, इन शॉर्ट डिटेक्ट हो गई एक तरह से। मतलब देखो ये जो डिसकंटिन्यूटी थी, वो डिसकंटिन्यूटी एक रीजन में बंद हो गई। अच्छा, तो अलग ही हाईलाइट होगी ना। अलग हाईलाइट हो गई, बिल्कुल डिसकंटिन्यूटी हाईलाइट हो गई। डिफरेंस देख रहे हो कितना बढ़ गया, यहाँ पे तो इतना पता नहीं लग रहा था कि यार 7 और 10 कलर में यहाँ पे इतना डिफरेंस नहीं लग रहा था, मतलब यहाँ पे तो ये लग रहा था कि यार सेम सेम सही होगा, बट यहाँ पे वो डिसकंटिन्यूटी जो थी वो हाईलाइट हो गई। 3 में और 24 में बहुत डिफरेंस है, तो वो अलग से दिखने में आ जाएगी। तो यही है पॉइंट पॉइंट डिटेक्शन, पॉइंट डिसकंटिन्यूटी डिटेक्शन, मतलब पॉइंट अगर अलग है तो उसको डिटेक्ट कर लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है फिर लाइन डिसकंटिन्यूटी, लाइन को डिटेक्ट करना, ठीक है। तो उसके लिए ये 4 फिल्टर्स यूज होते हैं। हाँ, ये फिल्टर है। ये अगर मेरे को हॉरिजॉन्टल लाइन डिटेक्ट करनी है तो ये फिल्टर, 45 डिग्री करनी है तो ये फिल्टर लगाओ, वर्टिकल लाइन डिटेक्ट करनी है तो ये फिल्टर लगाओ, और -45 करनी है तो ये फिल्टर लगाओ। एक ही चीजें को रोटेट कर दिया है। हाँ, ठीक है। अब देखो कैसे करते हैं, जैसे ये है, ये इमेज है,
ये मतलब देखो इसमें ये लाइन है जो डिसकंटिन्यूटी है। और यू भी है, हाँ एक ऐसी और फिर ऐसी है ना। हाँ, मतलब ये लाइन है, एक ही लाइन है जो डिसकंटिन्यू है, बाकी एक जगह है, ठीक है। अब इसको डिटेक्ट करना है, तो पहले हॉरिजॉन्टल वाला लगा लो। हॉरिजॉन्टल वाला लगा लिया, ये रिजल्ट आ गया। ठीक है। फिर इस इमेज पे ही 45 डिग्री लगाओ, इस इमेज पे ही वर्टिकल वाला लगाओ। सब लगाने हैं? सब लगाने हैं, चारों लगाने हैं। फिर -45 वाला लगाओ। लाइन से लगाने सब? हाँ, एक एक करके लगाते जाओ, सब सब लगाते जाओ। हम्म, 4 रिजल्ट आ जाएंगे, 4 रिजल्ट को एक साथ लिख लो। हम्म, हाँ बहुत लंबा है, हाँ हाँ। फिर फिर एक साथ लिख लो, और लिखने के बाद हर पिक्सल पे जो मैक्सिमम वैल्यू मिले वो यहाँ पे लिख लो। जैसे यहाँ पे 4 था, मतलब इस वाले पॉइंट पे अगर लिखना है, तो इस पॉइंट पे चारों में से मैक्सिमम कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है 4, तो इस 4 को यहाँ पे लिख लो। अगले में देखो कहाँ पे, इसमें 2 मिल रहा है, इसमें 2 मिल रहा है, इसमें 4 मिल रहा है, इसमें 4 मिल रहा है, तो मैक्सिमम 4 मिला, 4 लिख दिया। इस पे देखो यहाँ पे 12, यहाँ पे 0 मिल रहा है, यहाँ पे 12, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो मैक्सिमम 12 मिला, तो 12, तो ये है मैक्स। मतलब हर पिक्सल वैल्यू इज मैक्सिमम ऑफ हॉरिजॉन्टल वी d45 d-45। तो इस तरह से ये लाइन डिसकंटिन्यूटी का आंसर आ जाता है। ये आंसर आ गया। ये और कैसे होगा एग्जाम में? ये तो एक पिछला एक क्वेश्चन इतना सॉल्व करने में 5 नंबर का आया था, पिछला इतना सा भी 4 बार सॉल्व करना है, फिर उसमें मैक्सिमम भी देखना है। ठीक है, लाइन डिसकंटिन्यूटी। अब एज डिसकंटिन्यूटी देखो। एज डिसकंटिन्यूटी में हम इस तरह से एज डिटेक्ट करते हैं। एज अच्छा बाकी सब बता हाँ, देंगे एज डिटेक्ट करते हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो एज एज का क्या मीनिंग समझते हो? बाउंड्रीज। एज का मीनिंग बाउंड्रीज होता है ना। एज और लाइन में डिफरेंस क्या होता है वो देखो। जैसे ये एक इमेज है, इसमें ये दो रीजन है, एक येलो वाला और एक ब्लू वाला, तो इसके बीच में जो ये दिख रहा है ना, ये एक एज है, ये एजेस हैं, ये लाइन नहीं है। ठीक है, और इस इमेज में देखो, इसमें ये लाइन है, एज नहीं है, ब्लैक वाली। एज और लाइन में डिफरेंस समझ गए? मतलब दो रीजन को जो डिवाइड कर रही है बाउंड्री, उसको एज कहते हैं। और अलग से कुछ है लाइन, तो वो लाइन है, वो एज नहीं है। बट ये समझ सकते हो कि ये जो लाइन है, इसकी दोनों तरफ दो एजेस होंगी। अच्छा ठीक है। समझ गए लाइन और एजेस में डिफरेंस? अब देखो ये पढ़ लो, समझ आ जाएगा। फॉर इंस्टेंस, एन एज फॉर इंस्टेंस बी द बॉर्डर बिटवीन अ ब्लॉक ऑफ ब्लू कलर एंड अ ब्लॉक ऑफ येलो कलर। दो डिफरेंट रीजन के बीच में हाँ, वो एज होगी। इन कॉन्ट्रास्ट अ लाइन कैन बी अ स्मॉल नंबर ऑफ पिक्सल्स ऑफ डिफरेंट कलर। ठीक है, फॉर अ लाइन देयर में यूजुअली बी वन एज ऑन ईच साइड ऑफ द लाइन। ठीक है, समझ गए लाइन और एज में डिफरेंस? अब इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं? इसको छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। ये है, 3 मेथड है इसको डिटेक्ट करने के। 3 डेरिवेटिव यूज होते हैं। ठीक है, एक है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसमें रॉबर्ट, सोबेल और पिवट ऑपरेटर होता है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में लाप्लाशियन, जो अभी हमने देखा, L4 और L8। और ऑप्टिमल एज डिटेक्शन, केनी एज डिटेक्शन यूज होता है। तो ये 3 मेथड है, और ये जो है दो, ये हम हमारे सिलेबस में नहीं है, लाप्लाशियन ऑफ गॉसियन और डिफरेंस ऑफ गॉसियन। थैंक गॉड, मतलब सिर्फ ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर ही है ना? फर्स्ट ऑर्डर लाप्लाशियन और केनी एज। लाप्लाशियन हम कर चुके, ठीक है। सेम तरह से लगता है लाप्लाशियन। लाप्लाशियन हम कर चुके, केनी एज करना है, और ये तीनों करने हैं। ठीक है, तो देखो ये रॉबर्ट है। रॉबर्ट में ये दो होते हैं, एक G45 और एक G-45। 2/2 का होता है ये। ठीक है, 1 - 1 0 0, और इसमें उल्टा हो जाता है बस, मतलब इस तरह, ये 45 डिग्री और ये -45 डिग्री। रॉबर्ट। सोबेल में क्या होता है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। और प्रिवेट में भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। डिफरेंस बस ये होता है, यहाँ पे एक -2 और +2 आ जाता है इधर की जगह, और यहाँ पे -1 और +1 ही रहता है। ठीक है, अब ये सॉल्व कैसे करते हैं? अगर किसी भी पिक्सल पे, मतलब किसी भी इमेज पे मेरे को रॉबर्ट लगाना है, तो मैं पहले 45 वाला लगाऊंगा, और फिर G45, G-45 वाला, और फिर दोनों को ऐड कर दूंगा। ऐसी सोबल में भी मैं पहले हॉरिजॉन्टल वाला लगाऊंगा, फिर वर्टिकल वाला। ऐसी पिरियड में हॉरिजॉन्टल वाला लगाऊंगा, लंबे लंबे हैं, वर्टिकल से वाला। कर रहा है तो क्लास। ठीक है, नया टीचर आया ना आपका सरोज कुमार पांडे। ठीक है, समझ गए? ऐसे मतलब ये यहाँ पे ये मास्क याद रखने हैं सारे। ये अप्लाई क्या है, एक एक पे करना है? हाँ वही, उसी तरह से कोरिलेशन। इतना होगा ही नहीं इतना ये लंबा। साइन देखना किसका, ये कोरिलेशन का साइन है।
हाँ, पिक्सल वैल्यू मल्टीप्लाई करके ऐड करो और फिर सेंटर पे रिप्लेस कर दो, इतनी मेहनत से एक निकलेगा। ठीक है। हो गया। अभी नहीं हुआ, अभी इसको इसको करते कैसे हैं वो बताता हूँ। पहले तो दोनों से लगा लो, दोनों को लगा लो। दोनों को जब तुम लगाओगे, मतलब पहले तुम इमेज पे ये लगाओ, फिर तुम इमेज पे ये लगाओ, तो तुम्हें दो इमेजेस मिलेंगी। अच्छा, दोनों अलग अलग इमेज, हाँ, सेम इमेज पे दो, सेम इमेज पे दो ऑपरेटर्स लगाने हैं। पहले ये एच वाला लगाओ, फिर वी वाला लगाओ। एक बताओ, तो इसके ऊपर लगाना है या फिर तो अलग से लगाना है? अलग, पहले आई पे ये लगाओ, फिर आई फिर पे आई ये पे लगाओ। लगाना। हाँ, मतलब ये नहीं कि आई पे ये लगा दिया फिर उसके रिजल्ट पे ये लगा दिया, नहीं। इस आई पे ये लगाओ, फिर इस आई पे ये लगाओ, ठीक है। और एक और चीज, इसमें ओरिजिन बीच वाला रहता है, बट इसमें क्योंकि कोई सेंटर नहीं है तो पहला वाला बाय डिफॉल्ट ओरिजिन माना जाता है। उस ओरिजिन मतलब क्या होता है? जहां से, अरे ओरिजिन जिस पे रखते हैं पिक्सल, अच्छा। सेंटर वैल्यू चेंज करते हैं ना, तो हाँ। इसमें तुम ये वाली वैल्यू चेंज करोगे, ठीक है। इसमें पैडिंग एडिंग का चक्कर नहीं होता क्या? होता है भाई, क्यों नहीं होता। इसमें नहीं इसमें नहीं होता, उसमें होगा। इसमें होगा सेंटर, क्योंकि जब तुम सेंटर इसको पहली वाली पे रखोगे तो ये बाहर चला जाएगा, तो उसमें पैडिंग करनी इसमें पड़ेगी। इसमें इसमें हो पैडिंग नहीं सकता करनी है, पड़ेगी। इसमें बट कोने अगर वाले पे क्वेश्चन होगा। में बोल दिया कि तुम्हें इस वाले को एज सेंटर लेना है, मैं तो फिर तुम्हें इसमें भी पैडिंग लगानी पैडिंग तो इसमें अभी पड़ेगी। भी लगेगी ना। हाँ, वन अगर यहाँ पे टू पे रखूंगा हाँ, तो तब इसमें पैडिंग यहाँ पे लगेगी, यहाँ पैडिंग पे लगेगी। बिल्कुल पैडिंग लगेगी। इसमें पैडिंग कौन सी, क्वेश्चन में दिया जीरो जीरो जाएगा, वाली होगी? वैसे अगर नहीं दिया जाता तो 0 0 लगाते हैं। अगर दिया गया है कि बॉर्डर पैडिंग या रेप्लिकेशन पैडिंग यूज करो, तो फिर उसमें करनी पड़ेगी आपको जो दिया गया है। वरना नहीं दिया तो फिर जीरो पैडिंग यूज करो, और मेंशन जरूर कर देना यूजिंग जीरो पैडिंग। चलो मैं मिड टर्म में नहीं निकलूंगा। अब देखो ग्रेडियंट, देखो ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये डेल्टा तो ऑफ एफ, डो एफ अपॉन डो एक्स और डो एफ अपॉन डो वाई का ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि ट्रांसपोज है तो एक्स ऊपर वाई नीचे, हाँ, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। ये वेक्टर होता है, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड हमें वेक्टर से लेना देना नहीं है, हमें मैग्नीट्यूड और ग्रेडियंट डायरेक्शन से लेना देना है, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, वही है डिस्टेंस। ठीक है। और ग्रेडियंट क्या होता है, y अपॉन एक्स का tan इनवर्स। बड़ा सा लगेगा। हाँ, ये आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैनियंस में यही तो है। हाँ हाँ सही कह रहे हो, 10 ही आएगा वहाँ पे। tan इनवर्स gy अपॉन gx, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करना जरूरी है, जी वाई आता है। ठीक है। देखो ये तो बाय डिफॉल्ट है कि tan इनवर्स, मतलब हमेशा जब भी एंगल निकालते हैं तो y ऊपर रखते हैं x नीचे, तो gy अपॉन gx। और इसमें तो ये तो वही है हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूला। अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है पूरे सिलेबस में, मॉड 2 के। इसमें देखो कुछ नहीं है, मैं अभी जब कैनियज बताऊंगा ना सब समझ आ जाएगा। अभी तक बस ये समझ लो, देखो लाइन, सबसे पहले हमने पॉइंट डिटेक्शन किया, पॉइंट डिटेक्शन में लाप्लाशियन लगाया, ठीक है। जब हमने वो किया लाइन डिटेक्शन, तो लाइन डिटेक्शन में हमने वो लगाया था हॉरिजॉन्टल वाला, वर्टिकल वाला, D45 और D-45, और सबकी में से मैक्सिमम वैल्यू लगा निकाल ली थी, वो था लाइन डिटेक्शन। अब है एज डिटेक्शन। एज डिटेक्शन में 3 डेरिवेटिव आते हैं हमारे पास, रॉबर्ट, सोबेल और प्रिवेट। हाँ, मतलब वो भी फर्स्ट ऑर्डर में 3 आते हैं, और सेकंड ऑर्डर में लाप्लाशियन आता है, जो कि हमें नहीं पढ़ना है अलग से क्योंकि हम पढ़ चुके हैं लाप्लाशियन। और तीसरा है कैनियन, जो आगे पढ़ेंगे। अब ये जो फर्स्ट ऑर्डर है इसमें 3 आए, रॉबर्ट, सोबेल और प्रिवेट, ठीक है। अब ये हम लगाते हैं, मतलब दोनों लगाने पड़ते हैं इमेज पे, ठीक है। वो लगाने के बाद वो लगाने के बाद देखो ये जो GH से हमें मिलता है ना, मतलब इस इमेज पे जब मैं H लगा दूंगा, इस इमेज पे जब मैं SH लगा दूंगा तो मेरे को मिलेगा I कोरिलेशन SH, ये मिलेगा, ठीक है। और ये मेरा GX होता है, हॉरिजॉन्टल वाला, हॉरिजॉन्टल वाला GX होता है। अब जब मैं इस इमेज पे SV लगाता हूँ तो ये मेरा GY होता है। अरे अरे अरे, बंद कैसे हो गई, बंद कैसे हो गई यार ये अपने, अरे लिख दो ना उसको सीधे। 190 190 पीछे
जी की करता चलो तो ये मैं आई पे जब हॉरिजॉन्टल वाला लगाऊंगा तो वो मेरा होता है जी एक्स, और जब मैं इस पे वी वाला लगाऊंगा वर्टिकल वाला तो वो होता है जी वाई। ठीक है, यही मैं आगे ग्रेडियंट में यूज करने वाला हूँ। यहाँ पे जो मेरा जी एक्स आएगा उसका स्क्वायर मतलब दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट निकालोगे मैग्नीट्यूड निकलेगा, और टेन इनवर्स निकालोगे ग्रेडियंट निकलेगा। देखो मैं अभी जब कैनियज बताऊंगा ना एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। जीएक्स तो पूरा मैट्रिक्स होगा ना भाई, हाँ तो क्या, उसका जीएक्स का पूरा वो हर पिक्सल, हर पिक्सल का हाँ एक्स का पिक्सल निकालो, उसी पे वाई का पिक्सल ढूंढो, और उसका एक एक का आउटपुट में आएगा फिर। अभी जी एक्स अभी मैं कैनियज समझाऊंगा एकदम मक्खन से। अभी अरे यहीं पे समझ आ जाएगा, देखो यहीं पे समझ आ जाएगा। एग्जांपल दिया है, क्वेश्चन क्या है देखो, ये इमेज है क्वेश्चन में। ठीक है, ये क्वेश्चन में इमेज दी जाएगी, बोला जाएगा फाइंड द स्ट्रेंथ एंड द डायरेक्शन ऑफ द एज एट द हाईलाइटेड पिक्सल। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की ये एज है, दिख रहा है ना, ये बाउंड्री है उसकी एज है। इस एज पे इस वाले पिक्सल पे स्ट्रेंथ और डायरेक्शन निकालनी है। और बोला गया पिक्सल इन ग्रे आर 0, वाइट आर 1। ठीक, अब देखो हम यहाँ पे कौन सा ये यूज कर रहे हैं, प्रिवेट है ये, प्रिवेट है। ठीक है, एस पी पी एच है ये, एस में 2 होता है, एस में 2 होता है, सोबेल में 2 होता है, ये प्रिवेट है। ठीक है, प्रिवेट वाला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में दिया रहेगा ये कौन सा यूज करना है। नहीं दिया रहे तो कोई सा भी यूज कर लेना, बस स्पेसिफाई कर देना कि प्रिवेट है। तो ये हमने यहाँ पे इस पे लगाया, देखो इस वाले पॉइंट पे कैसे लगाया, -1 -1 -1 0 0 0 1 1 1। इसको जब मैंने लगाया तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो ग्रे वाले 0 थे और व्हाइट वाले 1 थे, तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, -1 -1 -2 आएगा आंसर। तो ये हॉरिजॉन्टल वाला लगाने से मेरे पास जी एक्स आया, इस पॉइंट पे क्या आया, जी एक्स -2। ठीक है, फिर मैं ये वाला लगाऊंगा वर्टिकल वाला, इसी पॉइंट पे मैं वर्टिकल वाला लगाऊंगा, अब समझ आ रहा होगा। इसी पे वर्टिकल वाला लगाऊंगा, -1 -1 -1 0 0 0 1 1 1। और जब मैं इस पे वर्टिकल वाला लगाऊंगा, ये 0 कैंसिल, ये सब कैंसिल, ये बचेगा 1 और 1 यानी 2, तो मेरा जी वाई हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये दोनों कैलकुलेट कर लिए। अब अगर मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना है, देखो स्ट्रेंथ पूछा था, स्ट्रेंथ मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसका स्क्वायर अंडर रूट, तो 2 -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8, 8 का अंडर रूट यानी 2√2, ये मेरा मैग्नीट्यूड निकल के आ गया। क्या गिरा, उठा ले यार, एक मिनट। तो मैग्नीट्यूड आ गया 2√2। ठीक है, और मेरे को डायरेक्शन निकालनी है, यानी tan इनवर्स, जो फॉर्मूला था tan इनवर्स जी वाई 2 है और जी एक्स -2 है, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ -1, जो कि होता है -45 डिग्री। तो मेरी दोनों चीजें निकल के आ गई, स्ट्रेंथ आ गई 2√2 मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन निकल के आ गई 45 डिग्री। बस खत्म, यही था क्वेश्चन। अब समझ में आ गया ग्रेडियंट कैसे यूज करते हैं, ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड और ग्रेडियंट का वो। हाँ, और एक मिनट और दे दो बस। देखो यहाँ पे ये सॉल्व करके भी दिया है कि मैंने पहले जी एक्स निकाला -2, जी वाई निकाला 2, और 2√2, और फिर ये -45 डिग्री, इस तरह से पता लग जाता है। अब देखो ये उसमें कैसे यूज होता है रियल लाइफ में। जैसे ये इमेज थी मेरी, इस इमेज का पहले मैंने एक्स में ग्रेडियंट निकाला, ये आई मेरे पास इमेज, फिर मैंने उसका वाई में निकाला, मतलब मैंने यहाँ पे सोबेल एक्स निकाला, फिर मैंने सोबेल वाई लगाया, और फिर गिवन रहेगा कि कौन सा निकालना है, क्या, नहीं दिया होता कुछ भी लगा सकते हैं। अच्छा और फिर उस पे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया हर पिक्सल पे, तो ये आ गई। ठीक है, अब ये आने के बाद मेरे को एक थ्रेशोल्ड वैल्यू और दी जाएगी। अगर वो वैल्यू, देखो यहाँ पे मैंने पीछे बताई है कि इफ दिस मैग्नीट्यूड, जो मैंने मैग्नीट्यूड यहाँ पे 2√2 कैलकुलेट किया, इफ दिस मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड, इट कुड बी अ पार्ट ऑफ पॉसिबल एज। मतलब ये कि जैसे ये मेरे पास आ गई इमेज, हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड मैंने निकाल लिया। अब अगर ये जो हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड मैंने निकाला ये थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, तो उसको 1 कर दो, ये आ गया, और बाकी को 0 कर दो, तो देखिए एज जो है, जो एज आई थी वो एकदम वाइट वाइट दिखने लगेगी, तो ये एकदम एज सामने आ जाएगी, इसी को एज डिटेक्शन कहते हैं। समझ में आ गया, एज डिटेक्शन खत्म, अब कैनी एज डिटेक्शन आएगा। समझ में आ गया, ठीक है। इसको यार रिवाइज जरूर कर लेना, नहीं तो भूल जाओगे। बस अब कैनी एज डिटेक्शन और हफ ट्रांसफॉर्म बचा है, आधा घंटे में हो जाएगा।
अच्छा आप करो। हाँ पूछ जल्दी। स्टॉप कर लो। पढ़ाओ। सलाम हाँ सलाम। चलो, तो कैनियस डिटेक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मतलब ये कैनियस डिटेक्शन यूज क्यों करते हैं, एज डिटेक्शन जो था वो ऑप्टिमल नहीं होता है, उसको और ऑप्टिमल करने के लिए और अच्छा करने के लिए हम इन स्टेप्स का यूज लेते हैं। ये 5 स्टेप्स हैं जो कैनियस डिटेक्शन में यूज फर्स्ट ऑर्डर होते हैं। सेकंड ऑर्डर मेरा अच्छा इंप्रूव नहीं है। क्या? फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर से ज्यादा अच्छा क्या नहीं है। हाँ ये ऑप्टिमल है एकदम, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है और एकदम एग्जैक्ट रिजल्ट निकाल के देता है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वो है, मतलब उनका इम्प्रूवमेंट मान लो इसको, ठीक है। सबसे पहले इमेज का स्मूथिंग करते हैं गॉसियन फिल्टर से। जब तुमने लीनियर फिल्टर पढ़ा था तो लीनियर फिल्टर में 3 तरह के फिल्टर्स थे, एक था मीन फिल्टर, एक था वेटेड एवरेज फिल्टर, और लास्ट वाला था गॉसियन फिल्टर, ठीक है। तो स्मूथिंग होती थी उससे, मतलब इमेज ब्लर जिससे होती है, ठीक है, तो उसको गॉसियन फिल्टर से स्मूथिंग करते हैं पहले इमेज की, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप कंप्यूट डेरिवेटिव ऑफ फिल्टर इमेज, मतलब वही जो अभी हमने फर्स्ट डेरिवेटिव देखा ना, सोबेल, प्रिवेट या रॉबर्ट, इनमें से किसी भी एक से डेरिवेटिव निकाल लो इमेज का, ठीक है। दूसरा मतलब एज डिटेक्शन वाला प्रोसेस है दूसरा, स्टेप 2। स्टेप 3 में हमने क्या किया, मैग्नीट्यूड और ओरिएंटेशन निकाला, ग्रेडियंट जो मैंने अभी बताया था, जो स्क्वायर करके प्लस करके अंडर रूट ले लेते हैं, उससे मैग्नीट्यूड निकालो और हाँ और ओरिएंटेशन निकालो, ठीक है, tan इनवर्स वाला जो था। उसके बाद अप्लाई नॉन मैक्सिमा सप्रेशन, ये 4th स्टेप है, बताऊंगा आगे क्या होता है इसमें। और 5th है अप्लाई हिस्टेरेसिस थ्रेशोल्ड, ये 5th स्टेप है, ये भी आगे क्या होता है बताऊंगा। तो ये 5 स्टेप है, पहले 3 स्टेप तो समझ ही गए होगे खुद ही, और लास्ट के 2 स्टेप है जो मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। आगे देखो, ये है सबसे पहला स्टेप था स्मूथिंग विद गॉसियन फिल्टर, तो गॉसियन फिल्टर का ये फॉर्मूला होता है, याद कर लेना, ठीक है। अब इसको इसको गॉसियन फिल्टर की हेल्प से हम एक फिल्टर जनरेट करते हैं, ये है 3x3 का फिल्टर जो हम यूज करते हैं, ये है 5x5 का और ये है 7x7 का। ये नहीं याद नहीं करना पड़ेगा, ये वाला करना है, ये वाला, वीकनेस हो रहा है। ठीक है, ये वाला यूज करेंगे। क्या क्या अबे ये थोड़ी बात करते हैं। न्यूमेरिकल नहीं आएगा इसमें। पक्की बात है। अगर आ गया तो कर देना यार, बता तो रही हूँ मैं। तो ये गॉसियन फिल्टर हम ये वाला यूज करेंगे 3x3 का, ठीक है। तो इसको याद कर लो, ये वेटेड फिल्टर के इक्वली है, 4 सेंटर में, साइड में 2 और बाकी 1 और क्योंकि इन पूरे का सम 16 है तो 1/16 से डिवाइड। ए भाई ये काम मत कर, फिर ये एनोटेट किया। फिर इसके बाद आ, हम इसको अप्लाई कर देते हैं इमेज पे, तो उससे ब्लर थोड़ा सा आ जाता है, देख जैसे यहाँ पे, और ये है ओरिजिनल, इसमें हमने स्टैंडर्ड डेविएशन 3 यूज करके गॉसियन फिल्टर लगाया तो इस तरह की इमेज बन जाएगी। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? ये इस फॉर्मूले में है, देख सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन, इस फॉर्मूले में फिर हमने 10 लगाया तो ये ब्लर, मतलब इन शॉर्ट मैं ये बताना चाह रहा हूँ, गॉसियन फिल्टर से हम स्मूथनिंग करते हैं, शार्पनिंग को घटाते हैं, ठीक है, पहला स्टेप। इमेज ब्यूटी। हाँ दूसरा स्टेप ये, ठीक है। अच्छा ये करते क्यों है ये भी सुन लो, ब्लरिंग करते क्यों है, जैसे अगर मेरी ये इमेज है और इसमें ये मेरा बाहर निकल गया भाई, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये मेरा पीछे का बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट है, अब मुझे सिर्फ इसी पे फोकस करना है, तो मैं इसको ब्लर कर दूंगा, जिसे पोर्ट्रेट मोड कहते हैं, तो वो पोर्ट्रेट मोड इसी गॉसियन फिल्टर की हेल्प से बनता है, समझ गए। हाँ यूज होते हैं ब्लर क्यों करते हाँ हैं? सेंसर भी करना अरे अरे बस बस। तो इस तरह से गॉसियन फिल्टर यूज हो गया, ठीक है। दूसरा स्टेप था कंप्यूट डेरिवेटिव ऑफ फिल्टर इमेज, ठीक है। ये मेरी इमेज आई मान लो गॉसियन फिल्टर लगाने के बाद, उसके बाद एस एच लगाओ इसमें, तो एस एच मतलब हॉरिजॉन्टल वाला लगाने के बाद, सोबेल हॉरिजॉन्टल या फिर प्रिवेट हॉरिजॉन्टल कुछ भी लगा सकते हैं, सोबेल वाला लगाने के बाद इस तरह से ये जी एक्स वाला इमेज आ जाएगा और ये जी वाई वाला आ जाएगा। ये वैसे यहाँ पे भी फिल होगा बट यहाँ पे शो नहीं किया है, ये मत समझना कि छोटी हो गई इमेज, इमेज बराबर रहेगी क्योंकि पैडिंग करेंगे हम। तो ये ना ये मुझे लगा कि हाँ अरे नहीं, वो सर ने खुद ही बताया मेरे को, ये कि मैंने इग्नोर कर दिया है यहाँ पे, बट होंगे वो उसमें भी पैडिंग करोगे तो। ऐसा मत क्या एक बार निकाल के दिखाइए। एक थोड़ा सा निकाल। एक निकाल के दिखाऊं वैल्यू, देख जैसे मान लिया हमने यहाँ पे रखा, ठीक है, यहाँ पे रखा, अब मैं यहाँ पे -1 -2 -1 0 0 0 1 2 1, अब देख मल्टीप्लाई करो सबका, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -4
ये हो जाएगा -2, तो -2 -2 -4 -8 हो गया टोटल, है ना। और यहाँ पे क्या हो गया टोटल 2, और ये 2, और ये 1 5, तो -8 + 5 -3, क्या हुआ? ठीक है। इस तरह से पूरी पूरी इमेज पे ये कैलकुलेट होगा GH पे SH से, फिर इसी इमेज पे वापस से पूरी में SV निकालो, ये आ जाएगा। तो ये मेरा एक इमेज हो गई, ये दूसरी इमेज निकल आई मेरी, दूसरा स्टेप खत्म। तीसरे स्टेप में हम ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड और ग्रेडियंट डायरेक्शन निकालते हैं। ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड कैसे, ये है मेरा GX और ये है मेरा GY, इन दोनों, इस पॉइंट पे अगर मेरे को निकालना है, इस पॉइंट पे, तो इसी कोऑर्डिनेट पे SH में और इसी कोऑर्डिनेट पे SY में, दोनों की वैल्यू निकालो। -3 इसका स्क्वायर करो प्लस इसका स्क्वायर करो और अंडर रूट निकाल लो। तो 3 का स्क्वायर 9 + 9 अंडर रूट यानी 18 का स्क्वायर जो कि 4.2 होगा, ठीक है। 3√3 और इसकी वैल्यू 4.2 होगी, ठीक है। इस तरह से पूरा ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड वाला मेरी ये मैट्रिक्स मिल जाएगी मेरे को, ठीक है। आगे ये थर्ड स्टेप ही चल रहा है, अभी फोर्थ स्टेप नहीं आया, अभी थर्ड ही चल रहा है। मैंने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया, अब मैं ओरिएंटेशन भी कैलकुलेट करूंगा। एग्जाम में थ्योरी लिखने को आएगा तो ये सब स्टेप्स करनी पड़ेगी। स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, बस करनी नहीं है, और फॉर्म में लिखना पड़ेगा। बस फॉर्मूला लिख देना। स्टेप कौन सा था? स्मूथनिंग करना है। स्मूथनिंग गॉसियन फिल्टर से, सेकंड स्टेप था डेरिवेटिव सॉबल पिवट या रॉबर्ट से, तीसरा ये मैग्नीट्यूड और ओरिएंटेशन निकालना है। मैग्नीट्यूड ही तो होता है। मैग्नीट्यूड निकाला ना, ये ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड, और अब ग्रेडियंट ओरिएंटेशन निकालना है। क्या था एकदम? ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड निकाला पहले तो स्क्वायर करके अंडर रूट, और फिर यहाँ पे ग्रेडियंट ओरिएंटेशन निकालेंगे टेन इनवर्स वाले फॉर्मूले से। टेन इनवर्स वाले फॉर्मूले से y/x करेंगे तो हाँ, तो देख -1 आएगा, टेन इनवर्स -1 -45 डिग्री। तो इस तरह से ये पूरे में सॉल्व हो जाएगा। कैलकुलेटर ले जाना, कैलकुलेटर लेके जाना है, मतलब इन शॉर्ट कैलकुलेटर से कैलकुलेट होगा कि, क्योंकि अगर मान लो ये आ गया -4 और 2, तो ये फिर 27 -27 भाई याद थोड़ी है, -18 याद थोड़ी है क्या, 10 इनवर्स ये 3, मतलब GY/GX -3, 10 इनवर्स -1, इसकी वैल्यू होती है -45 डिग्री, इस तरह से, ठीक है। तो मेरे पास ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड निकल गया और ग्रेडियंट ओरिएंटेशन निकल गया। अब फोर्थ स्टेप पे आओ, अप्लाई नॉन मैक्सिमा सप्रेशन। नॉन मैक्सिमा सप्रेशन के लिए हम क्या करते हैं कि जो मेरे पास ग्रेडियंट ओरिएंटेशन आया, ठीक है, उसकी हम अब कलर कोडिंग करते हैं, ठीक है। कलर कोडिंग करेंगे हम इसके बेसिस पे, ये याद करना पड़ेगा। ये याद कैसे होगा उसका ट्रिक बता देता हूँ। बीच वाली वैल्यू देखो, -22.5 से +22.5, कितना डिफरेंस है दोनों में, 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री का डिफरेंस है, -22.5 से 22 + 5। हाँ 45 डिग्री का तो हर चीज का डिफरेंस है। हाँ, ये हो गया पहला मतलब ठीक है। -22.5 से फिर +22.5, फिर 45 डिग्री प्लस करोगे तो 22.5 से 67.5 हो जाएगा। ऐसे ही इसमें -45.5 डिग्री में माइनस करोगे 45 डिग्री तो 67.5 हो जाएगा नेगेटिव में, और इसमें और 90 में 22.5 का डिफरेंस है। अच्छा। और ऐसे ही यहाँ पे इसमें और 90 में 22.5 का नेगेटिव डिफरेंस नहीं, है। क्योंकि 45 का 4 टाइम्स 90 होता है। मैं यार 40 होगा 2 टाइम्स। कैसे भी याद कर अबे इतना मतलब समझ 180 गए है ना, 180 मतलब है ट्रिक है, बस थोड़ी याद हो जाएगा। समझाना। अबे ठीक है, इस तरह से याद कर लेना। अभी कलर भी याद करने पे कि ब्लू होना चाहिए रेड। अब ये कैसे याद करें? लगा इसमें भी। इसमें क्या लगाऊंगा? बीच में ग्रीन, नीचे लाल, फिर नीला, ऊपर नीला, बीच में पीला। अभी तो ट्रैफिक लाइट है। उल्टी ऊपर रेड होती है। अबे ऊपर नीचे ब्लू और चलो ठीक है, याद कर लेना यार। अब फिर उसके बाद देखो, जैसे 45 डिग्री है, ये किस कैटेगरी में आ रहा है, इसमें, तो रेड से कलर कर दिया, ठीक है। फिर जो 18 डिग्री था, -18 डिग्री, वो आ रहा था इस कैटेगरी में, ग्रीन से कलर कर दिया, तो दो ही कलर आए, रेड और ग्रीन। इसका न्यूमेरिकल क्यों नहीं आ रहा? क्या? लंबा बहुत नहीं आ रहा, बेकार लग रहा है। हाँ, ये काफी बड़ा है लेकिन भाई इसलिए। इतना भी टफ नहीं है, इजी है। हाँ, तो इस तरह से ये कलर कोडिंग कर लेना, ठीक है। कलर कोडिंग करने के बाद ये भी याद रखना पड़ता है
कि ग्रीन कलर है तो वर्टिकल, रेड कलर है तो इस तरह से, और येलो है तो इस तरह से, और ब्लू है तो इस तरह से। ये क्या है technical? बताता हूँ आगे, इसका यूज आगे आएगा, मैपिंग होगी इसकी। आगे यूज आएगा इसका, ठीक है। देखो कैसे, देख सुन, अब देख, ये मेरा ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड आया था, अब अभी फोर्थ स्टेप ही चल रहा है, ये ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड आया था, ठीक है। अब ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड जब आया था, देखो वो जो ये जो हमने कलर कोडिंग की है ना, ये कलर कोडिंग का बस एक ही यूज है कि कलर्स आइडेंटिफाई कर लो कौन कौन से हैं, रेड और ग्रीन यूज हो रहे हैं, तो बस रेड और ग्रीन वाला हमें ये यूज करना है अब, समझ गए। ये डीडीडी और देखो इसको याद करने का तरीका बताऊं, ये क्या है, ये डीडीडी क्या है? हाँ डीडीडी। डी, अरे वो है कि कैलकुलेट नहीं हो सकता, पीछे अच्छा। की वजह से था, हाँ। 0/0 आ गया था ना। अच्छा अच्छा। -45 रेड कैसे हो गया? क्या? -45 हाँ वही मैं बताना चाह रहा हूँ, देखो वैल्यूज के बीच में है ना। देखो इस वाले को, ये वाला बताओ पहले, ये ग्रीन कलर है, ये ग्रीन कलर है, हाँ। और ग्रीन कलर एक्चुअल में कौन सी कैटेगरी है, ये याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ मैंने कैसे याद किया है। अब इसके बीच इसका सेंटर क्या है इन दोनों का, जीरो। 0 सेंटर है, इसको 0 डिग्री मान लो, ठीक है, इसको 0 डिग्री मान लो। हाँ हाँ 0 ऐसे होता है, बट मान लो, ट्रिक बता रहा हूँ, अगर एक याद कर लिया तो बाकी सारे निकल जाएंगे फिर। अब देख इसमें अगर ये 0 डिग्री है तो 45 डिग्री क्या होगा, और 45 डिग्री किस रेंज में आ रहा है, येलो, 0 का मतलब मैं ये कह रहा हूँ अगर ये 0 है तो इसका 45 क्या होगा ये, और 45 किस में आ रहा है, येलो में, तो येलो कलर कर दो। -45 ये होगा, -45 किस में आ रहा है, रेड में, तो रेड हो गया। और 90 डिग्री, 90 डिग्री इसका हो गया ये वाला या फिर ये वाला, दोनों ब्लू हो जाएंगे, देखो दोनों ब्लू हो जाएंगे। अगर इस ट्रिक से मैं अपना बता रहा हूँ, मैं याद करूंगा ना, मैं ट्रिक ही भूल जाऊंगा। ट्रिक याद करेंगे, मैं ट्रिक याद रिकॉर्ड कर रहा है ना। तो प्रिया ये सीधा ट्रिक याद समझ रखने में का आई, तरीका बताऊं? एक अगर ग्रीन होता है तो कार एकदम स्ट्रेट फुल स्पीड ठीक में है, जाएगी, ठीक है। ठीक है। रेड होता है तो हिंड्रेंस होती है, ठीक है। येलो होता है किस ए, साइड चल होगी क्या ये बोल रहा है ये, बताइए। हिंड्रेंस किसी भी साइड हो सकती है। या भाई मैंने अपने दिमाग में क्या चल रहा है। तो इसको 0 मान लो, और 0 क्योंकि मेरी इस उसमें है तो ग्रीन कलर हो गया। फिर 45 डिग्री, ये -45 डिग्री होगा, -45 क्योंकि इसमें आ रहा है तो ये रेड हो गया, ठीक है। और फिर ये मतलब ये है, तुम्हें सिर्फ ये याद करना पड़ेगा और ये ट्रिक याद करनी पड़ेगी कि ये 0 था, बस खत्म, फिर तो ये सारे निकाल लोगे तुम। क्या याद करना पड़ेगा? क्या ग्रीन वाला जीरो होता है। हाँ ग्रीन वाला जीरो। ग्रीन वाला मतलब नहीं, तो ये इसी याद निकल करना है जाएगा कि ना। वर्टिकल में 0 डिग्री है, बस ये याद करना है, और ये कलर कोडिंग याद करनी है बस। तो इसका यूज कहाँ पे? इसका यूज आगे है, बताऊंगा अभी। ये अभी है तो 0 डिग्री ग्रीन की। देखिए वो आप तो यहाँ से आ क्या गया। बोल रहे हो तुम, ये अभी बताओ। ये क्यों याद रखना है कि 0 बताऊंगा ना आगे। मैंने भी वही बता रहा है ना भाई आगे। ठीक है Time चलो waste आगे मत बढ़ते हैं। कर। तो देखो ये ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड था मेरा, ठीक है। अब ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड निकालने के बाद हमें थोड़ी सी एडिटिव नॉइज ऐड करनी है, मतलब खुद से नॉइज ऐड कर दो, थोड़ा सा बढ़ा दो वैल्यू, थोड़ा सा घटा दो, जैसे 4.2 था 4.3 कर दो, 4.2 था 4.1 कर खुद दो, से क्वेश्चन बता। ठीक है। थोड़ी सी मतलब अपनी तरफ से 0.1 बढ़ा दो, 0.1 घटा दो अपनी तरफ से कहीं भी। कुछ भी क्या करो। बोला है? अभी तो कम हुई है। हाँ तो बोल तो रहा हूँ, बढ़ा दो घटा दो, प्लस माइनस 0.1 कर दो, इन शॉर्ट प्लस माइनस 0.1 कर दिया सारी इमेजेस में, 0 को 0 छोड़ देना बस, ठीक है। ये क्यों किया, ये इसीलिए किया क्योंकि हम मैक्सिमम निकालते हैं, तो जब हम इस रो में मैक्सिमम निकालेंगे तो मेरे को 2 वैल्यूज मैक्सिमम मिल जाएंगी, मैं वो नहीं चाहता, तो मैंने एक को 0.1 से बढ़ा दिया, एक को 0.1 से घटा दिया, तो मेरे को ये मैक्सिमम बड़ा घटा सकते हैं, मतलब ये तो क्या? रैंडम बढ़ाया है ना। हाँ सही ना, हाँ इमेज हाँ रैंडम ही होगा, रैंडम ही होगा, ठीक है। और ये नॉइज अपने आप भी आ जाती है, जब हम एडिटिंग करते हैं तो थोड़ी सी नॉइज अपने आप आ जाती है, इसीलिए भी हमने नॉइज ऐड किया है, ठीक है। एकदम परफेक्ट नहीं होती कोई इमेज, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ी सी नॉइज ऐड हो जाएगी। नॉइज ऐड करने के बाद करना ये है कि हर रो में, क्योंकि देख हमारे जो 2 कलर्स आए हैं वो कौन से हैं ये बताओ पहले, रेड और ग्रीन। तो ग्रीन क्या था, स्ट्रेट मतलब वर्टिकल था, ठीक है। और ये क्या था 45 डिग्री पे, रेड, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ग्रीन वाला लेके चलते हैं, इसमें वो बताओ कि रो वाइज मतलब कॉलम वाइज मैक्सिमम वैल्यू क्या है,
4.3 इसको आउटपुट इमेज में रिटेन कर लो, ठीक है, जैसे करके बताता हूँ। 4.3 मैक्सिमम इसको आउटपुट इमेज में रखेंगे, इसमें बताओ मैक्सिमम, इसको मैक्सिमम में इसको रखेंगे इमेज में, इसमें मैक्सिमम, इसमें मैक्सिमम, इसमें मैक्सिमम, क्यों अब इसको मैक्सिमम इसमें क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हम कौन सा परफॉर्म कर रहे हैं स्टेप, नॉन मैक्सिमम सप्रेशन, मतलब जो नॉन मैक्सिमम वैल्यू है उनको हटा दो, सप्रेस कर दो नॉन मैक्सिमम वैल्यू को, मैक्सिमम वाली को रखो। अबे स्टेप 4 तो हमने ये वाले रख लिए, ठीक है, बट देखो इसमें दिक्कत क्या हुई, इसमें दिक्कत ये हुई कि यहाँ पे एज ब्रेक हो गई, मतलब ये तो कंटिन्यू है बट यहाँ पे ब्रेक हो गया, तो इसको ब्रेक ना करने के लिए हम कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करने के लिए हम ये वाला 45 डिग्री यूज करेंगे, क्योंकि हमारा रेड कलर यूज हुआ था, तो अब हम 45 डिग्री में मैक्सिमम ढूंढेंगे। 4.1 45 डिग्री में मैक्सिमम ढूंढो। एक सेकंड, रेड कहाँ पे हुआ था? रेड कलर यूज हुआ था ना, हाँ, और रेड कलर और ग्रीन कलर यूज हुआ था, हाँ, तो ग्रीन कलर से ये मिला था मेरे को, तो मैंने पहले रो वाइज मैक्सिमम ढूंढा, फिर मेरे को रेड कलर मिला था, इसमें रेड कलर था, हाँ, तो 45 डिग्री 45 डिग्री में मैंने मैक्सिमम ढूंढा। अच्छा, तभी ढूंढेंगे 45 डिग्री में जब वो कनेक्टेड नहीं होगा, अगर ये ऑलरेडी कनेक्टेड होता तो नहीं ढूंढता मैं। ये कब मिला हमें, इसको बात पहले? अच्छा, पे ग्रीन क्यों किया हमने, पे रेड भी तो कर सकते थे। नहीं, बाय डिफॉल्ट सबसे देखना, ये देखो ना, ग्रीन है सबसे पहले, ग्रीन रेड येलो ब्लू, पहले ऐसे ढूंढो, फिर ऐसे ढूंढो, फिर ऐसे ढूंढो, फिर ऐसे वो भी ढूंढो। याद करने पे ग्रीन रेड येलो। हाँ। अरे ये रेड कैसे आया यहाँ पे? अरे अच्छा, इसके बीच में हाँ, value ये जो डिग्री थे इस भाई डिग्री तेरा के हिसाब से, revision हो रहा है। देखो सबसे पहले सुनो, थर्ड स्टेप में मेरे को क्या मिला था, थर्ड स्टेप में मेरे को ग्रेडियंट ओरिएंटेशन और ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड मिला था। सबसे पहले ग्रेडियंट ओरिएंटेशन की मैं कलर कोडिंग करूंगा अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मैंने कलर कोडिंग कर दी। कलर कोडिंग से मुझे ये पता लग गया कि ओरिएंटेशन में 2 ही कलर यूज हो रहे हैं, एक रेड और एक ग्रीन। फिर मैंने देखा नेक्स्ट स्टेप पे जाके कि ग्रीन के लिए मैं यूज करता हूँ ये, और रेड के लिए यूज करता हूँ ये, तो मैं इन्हीं 2 डायरेक्शन में देखूंगा, और क्योंकि ग्रीन पहले आता है तो पहले मैं रो वाइज देखूंगा मैक्सिमम, और फिर मैक्सिमम Column wise ढूंढने के देख रहे हैं बाद, ना हम तो? हाँ Column wise देख रहे हैं। हाँ सॉरी कॉलम वाइज, सॉरी मतलब वर्टिकली देखूंगा, वर्टिकली ढूंढने के बाद अगर कनेक्टेड होता है कोई दिक्कत नहीं, कनेक्टेड नहीं है तो अगले पे जाओ और फिर 45 डिग्री में तो मैक्सिमम ऐसा चेक बोल करो। ब्रो, अब समझ में आया ना? पहले भी यही बोला था मैंने, ठीक है, तो इस तरह से ये मेरा नॉन मैक्सिमम सेपरेशन निकल गया, और ये देखो मेरी एज मिल गई यहाँ पे मेरे को, और देखो ये इतनी ऑप्टिमल है कि मेरे को सिर्फ एज ही एज दिख रही है, बाकी सब जगह जीरो हो गया। उसमें क्या हो रहा था जब मैंने सिंपल एज किया था, उसमें एग्जैक्ट जीरो नहीं मिल रहा था मेरे को, साइड में थोड़ा बहुत डिफरेंस तो था ही, याद आया उसमें जो सिंपल एज डिटेक्शन कर रहे थे। अरे उसमें ये समझ हमने में आ गया ना, इसमें उसमें बढ़िया है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला था और मैग्नीट्यूड निकाल दिया था बस, नहीं बस जीएक्स ठीक है। निकाला बेसिकली, हाँ ये निकाला ना बस। इसमें तो हमने स्मूथनिंग भी करी है, अच्छा, स्मूथनिंग के बाद और इसके बाद भी 2 स्टेप, ये वाला स्टेप भी करा नॉन मैक्सिमम, और एक और स्टेप करेंगे इसके आगे, ठीक है। इसके देखो ये न्यूमेरिकल इसीलिए क्योंकि बहुत मुश्किल है, नहीं आएगा न्यूमेरिकल, आसान हो इसका गया। बस एल्गोरिदम आएगी, एल्गोरिदम आएगी, ठीक है, ये एल्गोरिदम ये स्टेप्स आएंगे, स्टेप्स बस एक्सप्लेन कर देना, खत्म। अरे लिख देना अपने मन भाई से। कैसे लिखूंगा कि सही 45 देखना तब नहीं वैसे लिखना पड़ेगा क्या? और क्या, ये चीज लिख देना ये थोड़ा तो सा, लिख ये सब 10 नंबर। ठीक है। फिर लास्ट स्टेप होता है हिस्टेरिसिस थ्रेशोल्डिंग। इसमें क्या होता है, देखो इसमें तो हमें सीधी सीधी एज दिख गई, इन केस अगर मेरी आउटपुट ऐसा आता है जिसमें मेरी अब तक एज नहीं मिली, और ये देखो जैसे ये मेरा, अगर मेरा ये आता आउटपुट वहां से, तो देखो ये तो मेरे को सीधी सीधी एज दिख रही है, बट ये एज नहीं दिख रही, थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है कि यार ये एज कैसे हो गई, यहाँ पे एक अलग रीजन है जो कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम लास्ट स्टेप करते हैं ये वाला हिस्टेरिसिस थ्रेशोल्डिंग। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो मेरे को 2 थ्रेशोल्ड वैल्यूज गिवन होंगी, लो थ्रेशोल्ड और हाई थ्रेशोल्ड, ठीक है। लो थ्रेशोल्ड से नीचे वाली जो वैल्यूज होती हैं वो पक्का एज नहीं होती, उनको मैं एज में कंसिडर ही नहीं करूंगा। जो बीच वाली होती हैं वो एज हो सकती हैं, वीक एज बोलते हैं उनको, और जो थ्रेशोल्ड के ऊपर होती हैं वो एज होंगी ही पक्का। तो ये मेरे को 3 रीजन मिल जाते हैं सबसे पहले, ठीक है। क्या वापस बताना है? उसको डिवाइड बाय 100 क्या क्या हमने? हाँ
नॉर्मलाइज करते हैं उसको। अगर देखो थ्रेशोल्ड की वैल्यू 1 के नीचे है तो मेरे को इमेज को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा ताकि मैं कंपेयर कर सकूं। अब 0.7 को मैं 70 से थोड़ी कंपेयर करूंगा। ठीक है, ये वाला समझ गए? बताना नहीं तो बता। ये जो फाइनल आंसर है हमारा वहाँ पे अगर fix क्या है? लो थ्रेशोल्ड से कम है तो वो बिल्कुल एज नहीं होगी। अगर इन दोनों थ्रेशोल्ड के बीच में है तो वो एज हो सकती है, आगे चेक करेंगे, वीक एज बोलते हैं उसको। क्या है जो भी? एज, एज डिटेक्ट कर रहे हैं हम इसमें। अच्छा हाँ हाँ। गुड मॉर्निंग। तो अगर वो पिक्सल, अरे भाई यार अगर उस पिक्सल की वैल्यू थ्रेशोल्ड से कम है तो वो पिक्सल एज का पार्ट नहीं होगा बिल्कुल भी। और अगर बीच में है तो पार्ट हो सकता है, उसको वीक पॉइंट बोलते हैं। अच्छा और अगर उसके ऊपर का है तो वो पक्का एज का पार्ट होगा पिक्सल। ठीक है, नीचे बताता हूँ एग्जांपल में। जैसे मैंने ये नॉर्मलाइज कर दिया, नॉर्मलाइज करने के बाद इसके अकॉर्डिंग मैंने इनको कलर कोड कर दिया। क्या कि अगर ये वाला कलर है तो वो बिल्कुल एज नहीं होगा, मतलब 0.3 से कम, देखो यही 2 पॉइंट है ना, ठीक है। तो वो नो एज। और जो इसके बीच में है यानी 0.3 से 0.7 वो वीक होंगे। तो 0.7 और 0.3 के बीच में जो है वो वीक येलो से कर दिए मैंने। और फिर जो 0.7 से ऊपर है वो पक्का एज का पार्ट होंगे, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, उनको मैंने ऑरेंज कर दिया। वीक नो एज वाले पॉइंट्स हटा दो, तो ये वाला पॉइंट हटा दिया, ये वाला पॉइंट हटा दिया, ये मिल गया मेरे को। ठीक है, ये कौन सा वाला, ये हो गया डबल थ्रेशोल्डिंग, मतलब मैंने थ्रेशोल्डिंग अप्लाई कर दी यहाँ पे। अब इसके बाद मैं हिस्टेरिसिस थ्रेशोल्डिंग लगाऊंगा। उसमें क्या होगा कि जो मेरे को यहाँ से रिजल्ट मिला उस रिजल्ट में मैं 8 वे कनेक्शंस ढूंढूंगा। ये क्या होता मतलब ये कि अगर कोई भी कंपोनेंट कनेक्टेड है, है? Diagonally अच्छा कैसे भी कनेक्टेड है, तो वो तो एज का पार्ट है। अगर वो कनेक्टेड नहीं है मेन एज से तो वो एज का पार्ट नहीं है। तो ये देखो ये एज से कनेक्टेड नहीं है तो इसको मैं हटा दूंगा दोनों को। तो ये मेरे को फाइनल एज मिल जाएगी। समझ गए? नहीं है बस। बस बताओ। बाकी 5.5 हाँ, बाकी ये मेरे को सब- फाइनल एज मिल जाएगी यहाँ से। बाकी स्लाइड्स में हफ ट्रांसफॉर्म, यही जो भी हम समझा यही चीज है। हफ ट्रांसफॉर्म। अच्छा हुआ था। गुड मॉर्निंग। नहीं वो एच से नाम था ना। ठीक है, ये देखो इसकी वो है एल्गोरिदम, नहीं ये एल्गोरिदम नहीं है, ये फिफ्थ वाले का एल्गोरिदम है। मतलब हिस्टेरिसिस थ्रेशोल्डिंग कैसे करते हैं उसकी एल्गोरिदम। तो हिस्टेरिसिस वाले में तो तुम्हें ये लिख के आना। अभी हफ ट्रांसफॉर्म और बचा है। एक मिनट ऊपर करना। ये एग्जांपल है, कर लेना सॉल्व। क्या ऊपर होता करना है? है तो एग्जांपल थोड़ा सा आगे वही एल्गोरिथम वाला। ये क्या है ये सब? अगर थ्रेशोल्ड से कम है नीचे तो लोअर फिर वाली से तो इनवैलिड कर दो, उससे बड़ी है तो वैलिड कर दो, उसके बीच ऐसे की है तो वीक एज है वो वो। जो हमने कलर किया था ना, कलर नहीं जो ग्राफ बनाया था वो। कलर किया था ना कि हमने लाइट किया है तो वो ग्राफ को चलो चलो ठीक है दोनों। अब हफ ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, हफ ट्रांसफॉर्म क्यों करते हैं हम? कि अगर मेरी एज है वो कभी कभी ब्रेक हो ये सकती किसका है। बात है? हाँ, अब ट्रांसफॉर्म इसी का है। इसके बाद है जब तुमने एज डिटेक्ट कर कैनी ली, एच के कैनी तुमने एच का एज डिटेक्ट कर ली। हाँ अब एज डिटेक्ट करने में ऐसा हो सकता है कभी कभी एज ब्रेक हो जाए बीच में से। हाँ ठीक है, या फिर मान लो कैनी एज नहीं भी किया, तुम कुछ और परफॉर्म कर रहे थे बट एज ब्रेक हो गई, तो उस केस में हमें एज पूरी बनानी पड़ती। एज अगर पूरी करनी है इसको एज लिंकिंग कहते हैं। अरे साइड में लिख तो रखा है मैंने पहले से, ये पढ़ो। धीरे धीरे आधे घंटे में देखो बैठ के यहाँ से आ गया। ठीक है, ये पढ़ लो ऊपर, यूज टू कनेक्ट डिसजॉइंट एजेस पॉइंट्स। ठीक है, अब ये मैंने, ये मेरा वो था इमेज स्पेस, मतलब यहाँ पे मेरी ये कुछ पॉइंट्स थे एज के। ठीक है, अब मेरे को वो कंप्लीट करना है, तो वो मैं कैसे कंप्लीट करता हूँ वो समझाता हूँ। पहले ये देखो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस एम एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे एम मेरा क्या है, स्लोप। ये है मेरा इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट होता है मतलब वो कांस्टेंट इंटरसेप्ट होता है जहाँ पे वो लाइन वाई एक्सिस को या एक्स एक्सिस को टच करती है। और एक्स मेरा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई मेरा वाई कोऑर्डिनेट। तो देखो ये यहाँ पे ये वाई है, ये एक्स है और ये एम और सी है। ठीक है, ठीक। और इसको अगर मैं चेंज कर दूं, मतलब एस इज इक्वल्स टू एम पी प्लस सी है, इसको मैंने बस ये किया कि सी को एक जगह छोड़ दिया, एम पी को इधर ले आया, तो ये हो जाएगा माइनस एम पी प्लस एस। तो ये मेरा स्लोप हो गया, ये मेरा वाई हो गया, ये मेरा, सॉरी 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 सॉरी, बाई किससे होगा? रुक जा रुक जा बताता हूँ। ये मेरा स्लोप हो गया, ये मेरा एक्स हो गया और ये स्लोप है।
और ये कांस्टेंट जो इंटरसेप्ट होता है, मैंने चेंज कर दिया उसको। मतलब अब यहाँ पे मैं एस और पी के बीच में वो बना रहा था ग्राफ, यहाँ पे मैं एम और सी के बीच में ग्राफ बनाऊंगा। एमओसी तो दोनों कांस्टेंट है। मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, मैं उनको वेरिएबल बना दे रहा हूँ, और समझ गए, मतलब मैंने ये मान लिया, बस ट्रांसपोज करके ये मान लिया कि अब मेरा ये वेरिएबल है और ये मेरा वो है कांस्टेंट। समझ गए? तो इससे होगा स्लोप तो क्या? एम ही रहेगा ना, हाँ, क्या बोल रहा है? करने वाले नहीं, यहाँ पे स्लोप एम है तो यहाँ पे भी स्लोप नहीं। एम रहेगा ना कि- नहीं, अरे एम एक्स होता है ना, तो मैं हाँ। इसको एम मान रहा हूँ भाई, मेरी मर्जी। समझ गया? यहाँ पे क्या है स्लोप, एम एम तो यहाँ पे माइनस पी, तभी तो ये उल्टा हो गया, देखिए नीचे था ये ऊपर है। नहीं यार, ये स्लोप तो एम ही है ना। नहीं, हे राम, एम यहाँ पे अरे एक्स हो हाँ, गया। ये एमएक्स प्लस सी होता है ना। अरे नहीं नहीं बस, ठीक है, मतलब उल्टा कर दिया मैंने यहाँ पे, ये इमेज स्पेस है, ये पैरामीटर स्पेस है। ठीक है, अब देखो ये क्यों किया मैंने। अगर कोई लाइन के पॉइंट्स हैं, और अगर वो मतलब कोई भी पॉइंट्स हैं तीन, अगर वो एक ही लाइन के पॉइंट्स हैं, अगर कोई तीन पॉइंट्स एक ही लाइन के पॉइंट्स है ना, तो वो पैरामीटर स्पेस में एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। एक ही पॉइंट पे, हम्म, एक ही लाइन पे। एक ही पॉइंट पे मतलब देखो, इसका जब मैं लाइन बनाऊंगा तो ये लाइन बनेगी, इसकी जब मैं लाइन बनाऊंगा तो ये लाइन बनेगी, इसकी लाइन बनाऊंगा तो ये लाइन बनेगी, और वो तीनों लाइंस एक पे इंटरसेक्ट करेंगी। तुम समझे नहीं, मैं दोबारा बताता हूँ, देखो मेरी ये इक्वेशन है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन थी मेरी। यहाँ पे मेरा m था स्लोप, और यहाँ पे मेरा c था इंटरसेप्ट यानी कांस्टेंट। ठीक है, अब मैंने बस ये किया, c इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस वाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, c इज इक्वल्स टू माइनस एक्स एम प्लस वाई। ठीक है, मतलब ये कि अब ये मेरा y हो गया, ये मेरा x हो गया, और इसको मैं मान रहा हूँ स्लोप, और इसको मैं मान रहा हूँ इंटरसेप्ट। ठीक है, तो इससे होगा क्या, यहाँ पे जो एक पॉइंट था वो यहाँ पे एक लाइन बन जाएगी। तीन लाइन बनेगी। हाँ, तो यहाँ पे अगर मैं तीन पॉइंट्स के लिए बनाऊंगा तो यहाँ पे वो तीन लाइंस बनेंगी, और अगर वो इमेज स्पेस में तीनों एक ही लाइन है। एक लाइन में है, अगर एक लाइन में है, तो वो पैरामीटर स्पेस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। ये थ्योरी है, ये थ्योरी है। ठीक है, अब अगर मैं ये पता कर लेता हूं कि ये जो तीन पॉइंट्स हैं ये पैरामीटर स्पेस में एक लाइन पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये तीनों पॉइंट्स एक एज के पार्ट हैं। तो इनको तो ज्वाइन मैं कर दो। एज ब्रेक एज को ज्वाइन कर सकता हूँ, अगर मेरे को ये पता लग गया कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही एज के पार्ट हैं। समझ गए? इसको पता कैसे चला कि ये तीनों एक ही मिलाई करेंगे या इसको क्या? पता कैसे चलेगा? वो वही तो है आगे, वही तो मैं बताऊंगा आगे, अभी मैं बैकग्राउंड समझा रहा था, बैकग्राउंड समझ गए? मतलब देखो, यहाँ पे जो लाइन होगी वो इसमें पॉइंट होगा, और जो यहाँ पे पॉइंट होगा वो यहाँ पे लाइन होगी, क्योंकि मैंने इक्वेशन को एक्स वाई को इंटरचेंज कर दिया। यहाँ पे जो स्लोप है वो यहाँ पे वेरिएबल बन गया, और जो यहाँ पे स्लोप है वो यहाँ पे वेरिएबल बन गया। ये तो पुराना पूछा था। ठीक है, प्रिया समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? कोई डाउट है किसी में? ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ूं। अब देखो, जैसे अगर यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर मैं करूंगा तो वो ये लाइन बनेगी, इस पॉइंट को करूंगा तो ये लाइन बनेगी, इस पॉइंट को करूंगा ये लाइन बनेगी, और अगर क्योंकि ये अलग अलग एजेस हैं, इससे ज्वाइन तो ये कभी भी एक पॉइंट पे वो नहीं करेंगी इंटरसेक्ट, अलग अलग पॉइंट पे बनी है देखो लाइन। ठीक है, 10 मिनट बचे हैं, 10 मिनट में खत्म कर दूंगा मैं इसको। बस क्या रहेगा, खत्म करो। इसका न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, देखो ये मेरे को इमेज दी जाएगी, इसका न्यूमेरिकल आएगा पक्का एग्जाम में। ये मेरे को इमेज दी जाएगी, ये इमेज दी जाएगी, ठीक है, और मेरे को बोला जाएगा, ये बताया जाएगा कि जो मेरा स्लोप है वो -1.2 से 0.8 तक है, और स्टेप दिया जाएगा। ठीक है, स्टेप का मतलब है कि -1 मतलब -0.8 है, +0.1 +0.1 +0.1 +0.1, तो मेरे सारे पॉसिबल एम ये हो गए। ये मैंने कैसे निकाले, लोअर रेंज और हाई, जो हायर रेंज है उन दोनों में 0.1 का गैप दे दे के मैंने ये सारी एम की पॉसिबल वैल्यूज निकाल ली। देख तू बीच में मत बोला कर, समझा रहा होता तो ऐसे वो फ्लो ब्रेक हो जाता है। देख जैसे
या गला दर्द होता है मेरा। जैसे अगर ये 0.8 मिनिमम दी है और -1.2 मैक्सिमम दी है और मेरे को स्टेप दिया 0.1, तो -0.8 से मैं एक एक स्टेप बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक लेके जाऊंगा। देखो -0.8 -0.9 1.0 1.1 1.2 इस तरह से। तो सारी m की पॉसिबल वैल्यूज ये आ गई। ये गिवन होगा क्वेश्चन में, ये गिवन होगा क्वेश्चन में, और ये गिवन होगा क्वेश्चन में। ठीक है, और ये क्वेश्चन तो याद ही करनी पड़ेगी, वही है y = mx + c का उल्टा। ठीक है, बस उल्टा ले गए। हाँ ठीक है, अब देखो अगर ये कैसे solve स्लोप करें। है ना p, क्या? p स्लोप है ना, हाँ -p। माइनस ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व होगा। स्टेप वन में क्या करना है? केस स्टडी क्यों दे रही है? हाँ केस स्टडी क्यों बोल रही है? मतलब ऐसी क्वेश्चन एग्जांपल दिया है। स्टेप वन में क्या करना है, यही सारी m की वैल्यूज निकाल लो। स्टेप टू में क्या करना है कि अ, जो सारे इमेज के पॉइंट्स हैं, जैसे पहला पॉइंट है 4.1, तो 4.1 रखो और s और p की वैल्यू 4.1 डाल दो इस इक्वेशन में। तो देख s की वैल्यू डाल दी 4, p की वैल्यू डाल दी 1, तो -m+4c, c = -m+4। देखो ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, 3,2 डाल दो, मतलब ये वाला पॉइंट डाल दो तो ये इक्वेशन आ जाएगी, ये वाला पॉइंट डाल दो ये इक्वेशन आ जाएगी, ये वाला पॉइंट डाल दो ये इक्वेशन आ जाएगी। स्टेप 2 समझ गए? और इसके बाद क्या करना है कि सारे m के लिए, मतलब m के सारे वैल्यूज जो हमने निकाले थे यहाँ पे, उन सारे m की वैल्यू भी डाल डाल के c की वैल्यू निकाल लो। 0.8 डाला तो देखो -0 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4.8 4.9 5 5.1 5.0 इस तरह से हर टेबल के लिए कैलकुलेट कर लो। ये स्टेप 2 हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अब इन सारी सीज में ये जो सारी सी कैलकुलेट की हैं, इन सब में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रेंज निकाल लो सी की। तो सी की मिनिमम वैल्यू 4.2 मिलेगी और मैक्सिमम 5.8। तो ये मेरी स्टेप 3 में, हाँ सारी टेबल में अलग देख के, अलग देखना है। हाँ सब में देखो अलग कि नहीं, मिनिमम क्या है। अलग 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 नहीं, नहीं। मतलब टोटल मिला के सारी मिला के मिनिमम 4.2 मिली, सारी मिला के मैक्सिमम 5.8 मिली। और इंटरवल, मिनिमम इंटरवल ढूंढ लो कितना है। मिनिमम इंटरवल क्या होता है? पॉइंट मिनिमम इंटरवल मतलब जो सारे सी की वैल्यूज हैं उन सब में तुम्हें सबसे मिनिमम इंटरवल क्या दिख रहा है? माइनस करके मिनिमम इंटरवल क्या दिख रहा है सबसे? तो प्रिसीजन एक तरह से कि दो वैल्यूज सबसे ज्यादा क्लोज कितनी है। 4 तक 4 पॉइंट्स है ना। 4 पॉइंट, ये पॉइंट्स को इसमें पुट किया है तो ये इक्वेशन आई है। डाउट है, हम्म, ये 4 पॉइंट इमेज की देना, हम्म, इस साइड लाइन कितनी आती है? तुमने बाद में माइनस करके अलग से बना के किया ना। ये क्या? तो हमारा y को तो mx + c के थे, ये हमने हाँ अलग से तो कुछ बनाया है। मैंने इक्वेशन इंटरचेंज ही तो करी थी। हाँ हाँ, एक्स और वाई की पोजीशन तो सेम रहेगी। अच्छा ठीक है, ये समझ में आ गई टेबल कैसे बनी, और टेबल से रेंज निकाल ली। रेंज से इंटरवल बताओ समझ में आया कि नहीं। मतलब देखो सबसे मिनिमम मेरे को क्या दिख रहा है डिफरेंस, जैसे 4.9 और 5.0, क्या डिफरेंस है? 0.1। क्या डिफरेंस है? 0.1। डिफरेंस 0.1। क्या इससे कम का कोई डिफरेंस दिख रहा है? मतलब देखो अगर कहीं पे होता 1.15, अगर मान ले यहाँ पे 1.15 होता तो मेरा मिनिमम क्या हो जाता? 0.05। क्यों? क्योंकि मेरा मिनिमम डिफरेंस 1.15 और 1.5.2 के बीच में 0.05 का है, तो मेरा इंटरवल 0.05 हो जाता है उस केस में। समझ गए? मिनिमम इंटरवल फाइंड करना है। इंटरवल ही लिखा है। हाँ वो मिनिमम इंटरवल ही है। तब में एक ही आ रहा है 0.1। सब में नहीं आ रहा मिनिमम, सबसे ये कम इसीलिए कौन तो सा मैंने है? मिनिमम सबसे बोला। कम देख point जैसे है? 4.2 और 4.6 में क्या इंटरवल है? 0.4 0.4, बट 0.4 नहीं लेंगे हम, मिनिमम इंटरवल लिखेंगे। जो सब में से मिनिमम है। हाँ ठीक है, और रेंज क्या है बताइए हमने? 4.2 से 5.8, ये स्टेप 3 था। अब स्टेप 4 देखो। स्टेप 4 में क्या करना है, ये टेबल बना लेनी है। इंटरवल यहाँ पे काम आएगा, 4.2 से 5.8 तक हमें 0.1 के इंटरवल पे ये टेबल बनानी है। कैसे कैसे बनाई? 4.2 से 5.8 का रेंज था और उनके बीच में 0.1 का इंटरवल रखना है। वो तो काफी कम पॉइंट्स थे ना, इससे ज्यादा हैं? पीछे करना एक बार। अरे वो पॉइंट्स एम के थे, ये पॉइंट सी के हैं। ये एम के पॉइंट्स थे, ये सी हाँ। की रेंज निकाली है हमने। अच्छा ओके, 4.2 ये से सी की रेंज है। 5.8। हाँ हाँ ठीक है, तो ये सी की रेंज निकाल ली, समझ गए। हाँ, और ये एम की रेंज है, ये एम है, ठीक। जो 5 पॉइंट्स थे। तो एम क्रॉस सी के यार एक बात बता, की एक हमने टेबल बना ली। 4.2 क्यों लिया?
क्या मतलब रेंज जो हमने मिनिमम ली थी ना उसमें से तो नहीं लिया सी का, जैसे 4.8 से जो नीचे साइड थी फर्स्ट में, मतलब हमने 4.2 से 5.8 को लिया। 4.2 मिनिमम मिनिमम क्या है? 5.2 सी की मिनिमम वैल्यू बता और मैक्सिमम बता, 5.2 बस। ठीक है, अब स्टेप, ये सारे स्टेप लिख दिए एक ही जगह पे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ये रहा, स्टेप 4 ये रहा। अब स्टेप 4 कैसे लिखा देखो, स्टेप 4 ऐसे किया कि रो वाइज देख लो कि 0.8 के लिए 4.8, 0.8 के लिए देखो, ये 0.8, 0.8, 0.0, 0.8, ठीक है। 0.8 के लिए सारी वैल्यूज पे 1 लिख दो। पहली वैल्यू 4.8 1 लिख दिया, फिर 4.6 1 लिख दिया, 4.4 1 लिख दिया, 4.2 1 लिख दिया। ऐसे ही 0.9 के लिए सारी वैल्यूज, 1 के लिए सारी वैल्यूज देखो, 1 के लिए 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 1 के लिए 1.1 के लिए 1 1 1 1 1 1। अब ऐसा पॉइंट देखो जहां पे चारों वैल्यूज इंटरसेक्ट कर रही हैं। 1.0 पे सारी वैल्यूज इंटरसेक्ट कर रही हैं। ऐसा ही तो पॉइंट निकालना था जहाँ पे सारी की सारी लाइंस इंटरसेक्ट करें। तो उसके लिए m और c की वैल्यू पता लग गई, m की वैल्यू है 1.0 और c की वैल्यू है 5.0। ये मेरा सोल्यूशन हो गया, खत्म। बस अब क्योंकि बस नहीं है। अब क्योंकि ये जो पॉइंट्स दिए थे मेरे को, 4 पॉइंट्स, क्योंकि ये 4 पॉइंट्स एक जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं अब, तो ये मेरी एक एज का पार्ट हो सकता है। प्रूफ करना कि ये एज है कि नहीं। हाँ, मतलब ये एक एज का पार्ट है कि नहीं, मतलब जो पॉइंट ब्रेक हुए हैं वो एज का पार्ट है कि नहीं, ये प्रूव करना है। ठीक है। यहाँ पे तो देखो दिख रहा है कि यार ये पहले से ही एज का पार्ट है। मान ले यहाँ पे देख देख मैं क्या कह रहा हूँ, मान ले यहाँ पे ये जो येलो पॉइंट है ना, ये ना दिया होता तो इसके बीच में, इसका मतलब समझे क्या कह रहा हूँ? मतलब मान ले ये ना दिया होता पॉइंट, तो एक पॉइंट ये होता, एक पॉइंट ये होता, एक पॉइंट ये होता, तो यहाँ पे ब्रेक आ गया। तो अगर मेरे को ये तीनों पॉइंट्स के लिए मैं निकाल लेता, यहाँ पे 3 आता, तो मेरे को पता लग जाता, अच्छा यहाँ पे ये तीनों पॉइंट्स एक एज के पार्ट है, यहाँ पे ब्रेक हुआ है, तो मैं फिर ज्वाइन कर देता चारों को, तीनों को मतलब। ठीक है, ये एज डिटेक्शन, एज लिंकिंग से होता है। इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना पड़ेगा। ग्राफ कौन सा, ग्राफ कौन सा? ये ग्राफ नहीं नहीं, इस ग्राफ की जरूरत नहीं है, बट अगर आए तो कर देना, अगर तुम्हें समझ में आ जाए तो कर देना, वरना कोई जरूरत नहीं है। बस यहाँ तक स्टेप 1 तक, स्टेप 5 तक सॉल्यूशन लिख के छोड़ देना। बस ये लिख देना कि बिकॉज वी कैन फाइंड अ कॉमन पॉइंट वेयर ऑल द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, तो बस these पॉइंट्स जो इमेज में दिए थे वो एज का पार्ट है। ये इसकी एल्गोरिदम है जो कि मुझे नहीं लगता आएगी, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आई। बहुत मुश्किल है यार भाई, ये बहुत मुश्किल है यार ये वाला एल्गोरिदम भाई। देखना, समझ देख, पढ़ के देख भाई, समझ ही नहीं आएगी। यार ये स्लोप में जो छेड़छाड़ करी है वो एक बार समझा दे इसमें। बताता हूँ, ये एक एग्जांपल और दिए, कर लेना मुझसे, बस खत्म। ठीक है, अब बता क्या पूछ रहा है। ये जो इन्होंने करा है क्यों करा है उल्टा? एक इधर हमारा जो m था वो स्लोप था, p हमारा x एक्सिस था, s हमारा y एक्सिस था, हाँ, है ना? सही है कि नहीं? इधर हमने उल्टा कर दिया, इधर हमने m को बना दिया x एक्सिस, c को बना दिया y एक्सिस, और हमारा स्लोप जो है वो क्या है, pi। तो ऐसा ही क्या है? हाँ, बुक पे लिख रहा है और सेक्शन पे है, ताकि जो कहनी है समझ में आए बता दो। नहीं तो हम्म। तो ये सारे इधर एक्सटेंशन, अरे यार एक मिनट सुनना, रुक सुन यार। देख मेरी बात। मेरे पास एक क्वेश्चन थी, नहीं अब इसके अलावा बस रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट बचा है, वो खुद से पढ़ना पड़ेगा यार, मैंने भी नहीं पढ़ा क्योंकि